अगर आपका हार्ड वर्क, आपका 100% इनको आउट परफॉर्म कर पा रहा है तो आप तो सिलेक्शन ले जाओ। और अगर आपका 100% हार्ड वर्क करने के बावजूद भी आप अपने पीयर्स को आउट परफॉर्म नहीं कर पा रहे ना, तो आप एग्जाम नहीं क्लियर कर पाओगे। दैट इज वेरी मच लेस क्लियर। आपका जो हार्ड वर्क है लेस से वो इक्वल है या इक्विवेलेंट नहीं है यूपीएससी को क्लियर करने के, वो कैसे पता चलेगा? यू नीड ए मेंटर जो कि इन सारे स्टूडेंट्स से डील कर रहा हो, ताकि उसको एक एवरेज पता चल जाए कि एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पे एक जो बिगनर बच्चा है वो कैसे लिख रहा है, जो रैंकर है वो कैसे लिख रहा है, जो वेटरन है वो कैसे लिख रहा है, उनके बीच में क्या डिफरेंस आ रहा है। समबडी हु इज क्रिएटिंग मोर स्ट्रक्चर्स इन द आंसर, ही इज गोइंग टू टेक लीड फ्रॉम यू, तुमको आउट परफॉर्म कर जाएगा। एंड दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। तो इस तरीके से आप यहाँ पे जजमेंट डालोगे, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट डालोगे, इस तरीके के लाइन ऑफ थॉट से आप इंट्रोडक्शन लिखोगे, इस तरीके के लाइन ऑफ थॉट से आप कंक्लूजन लिखोगे। तो ये तो रही ब्रेनस्टॉर्मिंग। सो लेट्स स्टार्ट द वेबिनार नाउ। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मेंस जो 2025 एग्जाम है, अब से सिर्फ उसमें 60 डेज के अराउंड बचा हुआ है, राइट? एंड ऑल दोज पीपल हु क्लियर द प्रीलिम्स आर गोइंग टू अपीयर, राइट? अराउंड 14,000 पीपल एवरी ईयर दे अटेम्प्ट द मेंस एग्जाम, राइट? नाउ एक बात समझने की ये है कि इन दिस 14,000 पीपल, जितने लोग जो एग्जाम क्लियर करते हैं, अगर आपको पता होगा तो लगभग 2800 लोग एग्जाम को क्लियर करते हैं, राइट? और इसमें से एक मेजर चंक जो है ना, वो एग्जाम को क्लियर तो करता है, मेंस के एग्जाम को, कट ऑफ को क्लियर करता है, बट बहुत मार्जिनली करता है, मार्जिनली करता है, राइट? और मार्जिनल क्लियर करने से इंटरव्यू में बहुत अच्छा नंबर लाने के बाद भी, लाइक से 190 के आसपास नंबर लाने के बाद भी फाइनल सिलेक्शन नहीं होता, राइट? नाउ उसी 2800 पीपल में से देयर विल बी फ्यू पीपल, अराउंड 300 to 400 पीपल विल बी देयर, जो कि मेंस में बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं, राइट? मेंस में बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं और अपने प्रिपरेशन को एक तरीके से इंश्योर्ड कर लेंगे, वो सिलेक्शन को इंश्योर्ड कर लेंगे, इंटरव्यू प्रूफ बना लेंगे, राइट? तो हम आज उसको ये समझने वाले हैं। दूसरा, ऑल दोज पीपल जो एग्जाम देने वाले हैं, 14,000 लोग जो एग्जाम में बैठने वाले हैं, एवरीबडी इज वर्किंग हार्ड, सब लोग हार्ड वर्क कर रहे हैं। नाउ ऑल दोज पीपल हु हैव गॉट द अपॉर्चुनिटी टू राइट मींस दे आर वर्किंग हार्ड। सब ये बोल रहे हैं कि सर हम डेली आंसर लिखते हैं, हम डेली पढ़ाई कर रहे हैं, हमारा दिन बहुत प्रोडक्टिव है। बट आपकी जो मेहनत है, जो आप हार्ड वर्क कर रहे हो, क्या वो यूपीएससी को क्लियर करने के इक्विवेलेंट है? ये समझना जरूरी है। यूपीएससी क्लियर करने के क्या ये मेहनत आपकी इक्विवेलेंट है या नहीं है, ये समझना बहुत जरूरी है। जैसे यू वर्किंग वेरी हार्ड बट फिर भी आपका एग्जाम नहीं क्लियर हुआ, तो उस समय आप क्या एनालिसिस लेके आओगे, ये समझना जरूरी है कि आपकी हार्डवर्क इक्विवेलेंट थी यूपीएससी क्लियर करने के या नहीं, राइट? सो मूविंग ऑन, इस चीज को जरा समझते हैं और उसके बाद जरा ये समझने की कोशिश करते हैं कि आपका जो हार्ड वर्क है, इससे आपका जो हार्ड वर्क है वो इक्वल है या इक्विवेलेंट नहीं है यूपीएससी को क्लियर करने के, वो कैसे पता चलेगा? वो ऐसे पता चलेगा कि आपने जो हार्ड वर्क किया और आपके पीयर ग्रुप में जो हार्ड वर्क किया, जो आपके साथ एग्जाम दे रहे हैं, उनमें क्वालिटी का क्या अंतर था, राइट? अगर आपका हार्ड वर्क, आपका 100% इनको आउट परफॉर्म कर पा रहा है तो आप तो सिलेक्शन ले जाओगे। और अगर आपका 100% हार्ड वर्क करने के बावजूद भी आप अपने पीयर्स को आउट परफॉर्म नहीं कर पा रहे ना, इनको आउट परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो आप एग्जाम नहीं क्लियर कर पाओगे। दैट इज वेरी मच लेस क्लियर, राइट? तो इस पर्टिकुलर जो प्रीलिम्स और मेंस के बीच में टाइम होता है, मेंस और प्रीलिम्स और मेंस के बीच में जो टाइम होता है, इसमें आपकी परफॉर्मेंस तो मैटर करती है, बट आपके पीयर्स कैसे परफॉर्म कर रहे हैं वो भी मैटर करता है। और उसकी जानकारी आपके पास होनी चाहिए कि आपके आसपास के लोग जो मेंस लिख रहे हैं वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। अब वो आपको तो पता चल नहीं पाएगी, यू नीड ए मेंटर जो कि इन सारे स्टूडेंट्स से डील कर रहा हो, ताकि उसको एक एवरेज पता चल जाए कि एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पे एक जो बिगनर बच्चा है वो कैसे लिख रहा है, जो रैंकर है वो कैसे लिख रहा है, जो वेटरन है वो कैसे लिख रहा है, उनके बीच में क्या डिफरेंस आ रहा है और बेटर कौन लिख रहा है। तो सारे लोग का हार्डवर्क, लेट्स से कि यू आर डूइंग द हार्डवर्क, राइट? बट आपका जो हार्डवर्क है वो 100% देने के बावजूद भी आप अपने पीयर्स को आउट परफॉर्म नहीं कर पा रहे ना, अपने पीयर्स को आउट परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो सिलेक्शन रुक जाएगा, ठीक है? और आपके पीयर्स कैसा परफॉर्म कर रहे हैं ये आपको नहीं पता, ठीक है? एंड दैट इज द रोल ऑफ ए मेंटर या somebody who has experience of dealing with these students, या जो डील कर रहे हैं वो आपको बता पाएंगे, राइट? तो ये एनालिसिस आपके लिए इन 3 महीनों में बहुत जरूरी है, जो अभी हम आज बात करने वाले हैं उसको, ठीक है? ये तो हम आज बात करने वाले हैं। दूसरा, एक चीज और आप समझिए कि
14,000 पीपल आर गोइंग टू अपीयर, ठीक है। कितने लोग क्लियर करने वाले हैं? 2.8 के पीपल, यानी कि 2800 लोग क्लियर करने वाले हैं। अराउंड 20% ऑफ द पीपल आर गोइंग टू क्लियर इट, राइट। अराउंड 20% ऑफ द पीपल हु आर अपीयरिंग फॉर द मेंस, जो कि मेंस को क्लियर करेंगे। बट इनमें से सिर्फ 1% ही लोग ऐसे होंगे जो कि, यानी कि अराउंड आप देख लो कि 200-300 लोग के आसपास ही ऐसे होंगे जिनका मेंस बहुत अच्छा जाने वाला है, ठीक है। ये 1% ही लोग ऐसे होंगे। तो आज हम वही डिस्कस करने वाले हैं कि 99% लोग जो है वो ऐसा क्या लिख रहे हैं, और जो 1% लोग हैं जिनका मेंस बहुत ज्यादा इंश्योर्ड हो जाता है, इंटरव्यू प्रूफ प्रिपरेशन हो जाती है, मेंस में बहुत हाई मार्क्स लेके आ पाते हैं, वो ऐसा क्या कर रहे होते हैं और उनसे आप क्या सीख सकते हो वो हम आज जानते हैं। इतनी बात समझ में आती है आपको? तो आगे बढ़ता हूं मैं। यू कैन से यस और नो इन द चैट, राइट। तो नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जो 99% पीपल आर देयर जो कि हार्ड वर्क कर रहे होंगे, मेंस लिखने वाले 99% पीपल आई एम टॉकिंग अबाउट, नॉट टॉकिंग अबाउट द ओवरऑल प्रिपरेशन, जो प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू के पूरे साइकिल की बात नहीं कर रहा हूं मैं इस समय सिर्फ मेंस की बात कर रहा हूं जो 25 में अपीयर होने वाले हैं, ठीक है। और रैंकर्स कैसा लिख रहे हैं? जो 1% होंगे वो ऐसा क्या लिखते हैं जिनसे वो लगातार एग्जाम को क्लियर कर रहे हैं, वो हम समझने वाले हैं। दूसरा एक चीज और आप ये समझिए कि स्मैश मीन्स प्रोग्राम ऑफ सिविल्स दिल्ली, स्मैश मीन्स प्रोग्राम इज अ फ्लैगशिप प्रोग्राम जहां पे वी हैव अ रेपुटेशन ऑफ कि हमारे यहाँ रैंकर्स ऑल्सो अपीयर्स, रैंकर्स भी ज्वाइन करते हैं जो कि रैंक इंप्रूवमेंट के लिए अपीयर कर रहे होते हैं, राइट। द वेटरन एस्पिरेंट्स ऑल्सो, मल्टीपल इंटरव्यू मेंस देने वाले बच्चे, मल्टीपल मेंस देने वाले बच्चे, वो भी हमें ज्वाइन करते हैं। और ऑब्वियसली बिगनर्स भी, जो बिगनर्स नहीं कह सकते बट फर्स्ट टाइम मेंस लिखने वाले लोग भी ज्वाइन करते हैं, राइट। यानी कि हमारे पास सारा एक देखे तो चंक है, हर क्वालिटी प्रोफाइल के स्टूडेंट्स हैं जो कि अगर आप देखोगे जो मेंस देने वाले हैं यूपीएससी में, एक्चुअल यूपीएससी में, उसमें जो स्टूडेंट्स की जो प्रोफाइलिंग होती है उसका एक स्मॉल सबसेट हमारे पास होता है, राइट। उसका एक स्मॉल सबसेट हमारे पास होता है। 14 के स्टूडेंट्स की जो भी प्रोफाइलिंग होगी, जो भी क्वालिटी होगी, उसका एक स्मॉल सबसेट हमारे स्मैश मेंस प्रोग्राम में हर साल होता ही है। दैट इज वाई वी आर एबल टू गेज कि एग्जैक्टली क्या आप लिख पा रहे हो, जिससे यूपीएससी को जो चीजें पसंद आ रही है, जिसपे सिलेक्शन हो रहा है, राइट। और एग्जैक्टली क्या नहीं करना है वो भी हमें पता है कि वो आप ना करें जिससे सिलेक्शन में भी रुक सकता है या कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, ठीक है। तो आज हम ये समझने वाले हैं कि कैसे रैंकर लोग या 1% स्टूडेंट्स, 1% स्टूडेंट ऐसा क्या कर रहे हैं अपनी कॉपी में, यानी कि हमारे साथ जो कॉपी रैंकर्स ने लिखी है, जो रैंक इंप्रूवमेंट के लिए अपीयर कर रहे हैं, टॉप 200 रैंकर्स, और बाकी लोग वेटरन या इंटरव्यू गिवन या लेट्स से फर्स्ट टाइम मेंस देने वाले लोग, वो ऐसा क्या नहीं कर रहे और उनको क्या सीखना चाहिए इन रैंकर से ताकि इनका भी सिलेक्शन हो पाए, राइट। तो मेनली आप देखेंगे जो क्रिटिकल डिटर्मिनेंट होते हैं ना, कि एक रैंकर का स्ट्रक्चर, कंटेंट एंड प्रेजेंटेशन, इन तीनों लेवल पे वो बहुत बेटर परफॉर्म कर रहा होता है, इन तीनों लेवल पे एक बहुत बेटर परफॉर्म कर रहा होता है, ठीक है। तो आज हम इसको क्वेश्चन बाय क्वेश्चन देखेंगे और आगे बढ़ेंगे, और आपको समझ में आएगा कि आपका हार्डवर्क जो भी है वो क्या इक्विवेलेंट है कि नहीं एग्जाम क्लियर करने के, क्या आपके हार्ड वर्क करने के बावजूद भी कोई दूसरा बंदा आपसे ज्यादा अच्छा लिख दे रहा है आंसर। सो वो सारी चीजों को आपको पता चलेगा, और आपको नेक्स्ट लेवल अनलॉक करना क्या है वो आपको पता चल पाएगा कि आप अपना नेक्स्ट लेवल अनलॉक कैसे कर सकते हैं। यानी कि आप 100% तो दे रहे हैं बट इट्स नॉट सफिशिएंट, यू हैव टू अनलॉक अ नेक्स्ट लेवल, राइट। तो वो सारी चीजें आपको हमारे इस वेबिनार से आज पता चल जाएगी, राइट। सो मूविंग ऑन, सिविल्स दिल्ली ने अपना पहला एफएलटी फुल लेंथ टेस्ट जो है सक्सेसफुली कंडक्ट कर लिया। तो उस टेस्ट को लगभग हमारे यहाँ सारे स्टूडेंट्स ने अटेम्प्ट किया, जिसमें बिगिनर, वेटरन और रैंकर्स भी हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो इस साल आ सकते हैं एग्जाम में, जिनकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है क्योंकि वो माइक्रो थीम के अकॉर्डिंग भी बहुत हाई प्रोबेबिलिटी रखते हैं, और करंट अफेयर्स भी आ गया उसमें, जिसकी वजह से वो क्वेश्चंस का यूपीएससी में आना ज्यादा लेट्स से प्रोबेबल हो जाता है। उन क्वेश्चंस को उठाते हैं और उन क्वेश्चंस को एक रैंकर कैसे लिख रहा है और बाकी के लोग कैसे लिख रहे हैं और उनमें आप क्या लर्निंग ले सकते हो, इसको सीखने की कोशिश करते हैं, राइट। तो अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई तो मैं अब एकेडमिक लेवल पे जाके आपको ये समझाना शुरू करता हूं। तो you can say yes or no in the chat, right, if you have understood this thing, right? Okay, so guys, I can see a lot of people are okay, so let me start, right? तो अगर आप देखोगे तो हमारा जो पहला क्वेश्चन था सिविल जली के फर्स्ट एफएलटी का, हमने जीएस2 का पेपर लिया था, राइट।
कि डिस्क्राइब द इवोल्यूशन ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी इन इंडिया थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एंड की कोर्ट जजमेंट। दिस वाज अ क्वेश्चन, राइट? नाउ मैंने अपने स्टूडेंट्स को हमेशा समझाया है कि जब भी आपके पास क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले उसकी फ्रेमिंग समझनी है कि क्वेश्चन की क्या फ्रेमिंग थी। क्या क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड है? क्या क्वेश्चन डायरेक्टिव के साथ आया हुआ है? क्या क्वेश्चन डायरेक्ट है? क्या क्वेश्चन डायरेक्टिव के साथ आया है या स्टेटमेंट के साथ कंटिन्यू कर रहा है? ये सारे तरीकों पे पैरामीटर पे आप जज कीजिए, उसके बाद क्वेश्चन की थीम और डिमांड को निकालने की कोशिश कीजिए। दिस इज व्हाट आई हैव टोल्ड टू माय ऑल द स्टूडेंट्स। थीम और डिमांड निकालने से क्या होता है, यू गेट अ लॉजिकल फ्लो इन योर स्ट्रक्चर ऑफ आंसर। लॉजिकल फ्लो आ जाता है, यानी कि क्या, अगर आपको मैं ऊपर दिखाऊं, जो मैं ऊपर बात कर रहा था कि सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या लिखा, स्ट्रक्चर। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपका स्ट्रक्चर बहुत अच्छा होना चाहिए। दिस इज समथिंग विच इज रिक्वायर्ड, राइट? और भी मैं आपको दिखाऊंगा रैंकर की कॉपी की उसका स्ट्रक्चर गलत नहीं जा रहा। सेकेंड थिंग इज व्हाट, कंटेंट। आपको नंबर कंटेंट से ही मिलेगा, बट अगर स्ट्रक्चर नहीं होगा कंटेंट ना, तो आप कंटेंट से भी नंबर नहीं उठा पाओगे, राइट? और आपने दोनों कर लिया बट आपकी कॉपी पढ़ी नहीं जा पा रही या प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं है, तो वैसे ही आपके मार्क्स माइनस में चल जाएंगे। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन कि इस क्वेश्चन को डिकोड कैसे कर सकते हैं, और डिकोड करने के बाद देखते हैं कि कैसे एक टॉपर का लाइन ऑफ थॉट कैसा होता है कि कैसे उसको एकदम परफेक्टली डिकोड कर पाता है, और बाकी लोग इवन दो दे हैव द कंटेंट बट दे आर नॉट एबल टू डिकोड द क्वेश्चन वेरी प्रॉपर, राइट? सो हमारा क्वेश्चन राइट टू प्रॉपर्टी पे पूछने का फर्स्ट एफएलटी में मकसद क्या था उसका, कि अभी सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया हुआ है राइट टू प्रॉपर्टी पे, प्रॉपर्टी ओनर्स वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। और राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट पहले था, अभी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आने के बाद ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसका प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है। तो दैट इज वाई वी आस्क द क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट? नाउ लेट्स ट्राई टू आइडेंटिफाई द थीम एंड डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। डिकोड करने के लिए वो बहुत जरूरी है। तो अगर मैं लेट मी टेक अ पेन हियर, ओके, सो दिस इज ब्लू पेन। हाँ, तो क्वेश्चन की थीम क्या है मैं यहाँ लिख रहा हूँ, अगर आपको देख पाए तो क्वेश्चन की थीम यानी कि क्वेश्चन किस टॉपिक पे बेस्ड है, वो है राइट टू प्रॉपर्टी, राइट? राइट टू प्रॉपर्टी इज द थीम ऑफ द क्वेश्चन। अगर मैं इसको यहाँ पे थीम लिख दूं, अब थीम हमेशा कहाँ हम यूज करते हैं, इसको इंट्रोडक्शन में यूज करते हैं। अब क्वेश्चन की डिमांड को आइडेंटिफाई करेंगे कि क्वेश्चन की एक्चुअली एनालिसिस पार्ट क्या है जो हम बॉडी के अंदर एड्रेस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन की आप डिमांड देखोगे तो पूछ रहा है कि इवोल्यूशन मुझे सिखा दो कैसे, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू, दैट इज डिमांड वन। और राइट टू प्रॉपर्टी का इवोल्यूशन मुझे दिखा दो कैसे, की कोर्ट जजमेंट्स के थ्रू, दैट इज डिमांड टू। यानी कि अब मेरे पास मुझे थीम मिल गई, मुझे डिमांड्स मिल गई, ठीक है? अब मुझे कंक्लूड कैसे करना पड़ेगा, कंक्लूड मैं बैलेंस्ड आर्गुमेंट के साथ कर दूंगा, राइट? तो मान लो अगर मुझे इस क्वेश्चन का आंसर देना हो तो मैं कैसे दूंगा, इफ आई हैव टू डिकोड द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर, इफ आई हैव टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ दिस आंसर, तो मान लो मेरे पास ये दो पेज हैं। तो इंट्रोडक्शन में मैं क्या लिखने वाला हूँ, यहाँ पे इंट्रो में क्या लिखने वाला हूँ, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट? बॉडी में मैं क्या लिखना हूँ, क्या लिखने वाला हूँ, इवोल्यूशन ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। मैं बस शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ ताकि टाइम ना लगे, ठीक है? अब आप यहाँ पे लगभग 4 से 5 पॉइंट लिख सकते हो, ठीक है? उसके बाद मैं दूसरी हेडिंग बनाऊंगा, इवोल्यूशन ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी कैसे, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स के थ्रू, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के थ्रू। मैं ये शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, इसको आप समझ लेना, ठीक है? अगेन मैं 3-4 इंपॉर्टेंट जजमेंट्स डाल सकता हूँ और उसके बाद मैं एक बैलेंस्ड आर्गुमेंट के साथ कंक्लूड कर दूंगा, यहाँ पे बैलेंस्ड आर्गुमेंट के साथ कंक्लूड कर दूंगा, ठीक है? ये तो मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया, ठीक है? बैलेंस्ड आर्गुमेंट, ठीक है? ये मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया कि मेरा आंसर कुछ ऐसा दिखना चाहिए। अब आता है स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के बाद कंटेंट कैसे डालना है कॉपी के अंदर। तो लेट्स से कि अब मुझे राइट टू प्रॉपर्टी पे इंट्रोडक्शन लिखना है, तो मेरा थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए कि राइट टू प्रॉपर्टी का ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है, राइट टू प्रॉपर्टी का ऑब्जेक्टिव क्या है, इस पे मैं सोच सकता हूं। अब ऑब्जेक्टिव भी मैं क्या दूंगा, फिलोसफिकल एंगल लेने की कोशिश करूंगा। फिलोसफिकल एंगल यानी कि मैं या तो प्रियम्बल का जस्टिस की बात करूंगा, सोशो इकोनॉमिक जस्टिस की बात करूंगा, या मैं डीपीएसपी का कुछ लेके आऊंगा लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड, राइट? तो वो एक चीज मैं यहाँ पे जोड़ सकता हूँ। दूसरा, राइट टू प्रॉपर्टी के लिए आर्टिकल जोड़ सकता हूँ, आर्टिकल लिख सकता हूँ, यानी कि ये 31 में था पहले, अब कहाँ है, 300A में। या मैं रीसेंट कॉन्टेक्स्ट दे सकता हूँ क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी पे अभी प्रॉपर्टी ओनर्स वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वाला जो जजमेंट आया है, मैं यहाँ पे जजमेंट लिख दे रहा हूँ, ठीक है? जो जजमेंट आया उस पर ये क्वेश्चन हो सकता है बेस्ड हो,
उसी पे क्वेश्चन ये बेस्ड है, तो वो कॉन्टेक्स्ट अगर मैंने इंट्रोडक्शन में दे दिया तो और अच्छी बात हो जाएगी। या मैं इंडिया के पास मैंडेट है यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, उसके अंदर कि राइट टू प्रॉपर्टी एक ह्यूमन राइट भी है, तो दैट इज वाई वी हैव गिवन दिस, राइट। तो एक इंटरनेशनल मैंडेट भी मैं यूज कर सकता हूँ, इंटरनेशनल मैंडेट, राइट। तो मेरे पास लाइन ऑफ थॉट क्या आ गया कि अगर मुझे इसका इंट्रोडक्शन लिखना है तो मेरे पास ये 4-5 तरीके हैं जिससे मैं इंट्रोडक्शन लिख सकता हूँ। और जो सबसे बेस्ट तरीका होता है ना कि आप, जो सबसे इसमें बेस्ट तरीका है कि आप इनमें से किसी दो का कॉम्बिनेशन बना के अपना इंट्रोडक्शन लिख लें, किसी भी दो का कॉम्बिनेशन। और सबसे बढ़िया कॉम्बिनेशन ये होता है कि सबसे पहले तो आप रीसेंट वाले एस्पेक्ट को जरूर हाईलाइट करें अलॉन्ग विद द आर्टिकल, अगर क्वालिटी का क्वेश्चन है तो, ठीक है। इन दोनों को यूज करके मे बी आप एक बेटर इंट्रोडक्शन बना पाएंगे, इवैल्यूएटर जो आपकी कॉपी चेक कर आपको तुरंत मार्क्स देगा, ठीक है। या आप ऑब्जेक्टिव भी ले सकते हो या कुछ भी ले सकते हो, लाइन ऑफ थॉट ये, फ्रेमवर्क ये, ठीक है। अगर मुझे मान लो कंक्लूजन लिखना है, लेट्स से इफ आई हैव टू राइट द कंक्लूजन हियर, जैसे कि मुझे कंक्लूजन लिखना है, तो कंक्लूजन के लिए मैंने लिखा कि बैलेंस डॉक्यूमेंट, यानी कि फंडामेंटल राइट ये पहले था, अब इसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया 300A के अंदर। यानी कि क्या, अब ये जो राइट टू प्रॉपर्टी है ना, इसका बैलेंस क्या करता है, ये इंडिविजुअल राइट को भी बैलेंस करता है और कम्युनिटी राइट को भी बैलेंस करता है, सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस को प्रोवाइड करता है, राइट। तभी तो इसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में हमने इवॉल्व करके लेके आया, ताकि हम प्राइवेट लोगों से जो भी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लैंड है उसको लेके बाकी लोगों पे दे सके, राइट। तो ये बैलेंस कर रहे हैं, तो ये बैलेंस कंक्लूडिंग आर्गुमेंट हम यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक। अब इवोल्यूशन हमें यहाँ लिखना है, तो इवोल्यूशन के लिए हमारे पास फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट है, जो भी कंटेंट आपने जो पढ़ा है, फर्स्ट अमेंडमेंट हो गया, या जैसे आपका फोर्थ अमेंडमेंट हो गया, या जैसे आपका 25th अमेंडमेंट हो गया, या 44th अमेंडमेंट हो गया, ऑल दीज थिंग्स आर देयर दैट यू विल राइट। फर्स्ट अमेंडमेंट में क्या आ गया, 31A 31B आ गया। फोर्थ अमेंडमेंट में क्या आ गया था, 31(2) आया। फिफ्थ अमेंडमेंट में क्या आया, 31C आया। और 44th अमेंडमेंट में राइट टू प्रॉपर्टी को अबॉलिश करके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया 300A के अंदर। इसी तरह यहां पे आप क्या लिख सकते हो, कामेश्वर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार जजमेंट था, ठीक है। नारायण प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ जजमेंट था, या प्रॉपर्टी ओनर केस वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र जो जजमेंट है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे जजमेंट डालोगे, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट डालोगे, इस तरीके के लाइन ऑफ थॉट से आप इंट्रोडक्शन लिखोगे, इस तरीके के लाइन ऑफ थॉट से आप कंक्लूजन लिखोगे। तो ये तो रही ब्रेन स्टॉर्मिंग, इस तरीके से हम ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं, राइट। आई थिंक आपको इतना बात समझ में अगर आया हो तो, नाउ अगर इतनी बात आपको समझ में आई हो तो आपने क्वेश्चन को पूरा आप डिकोड कर लिया, हमने इस तरीके से पूरा क्वेश्चन को डिकोड कर लिया, राइट। अब हमें बस लिखना होता है इसके बाद। नाउ अगर देखते हैं कि कैसे लोग लिख रहे हैं हमारे यहाँ, स्टूडेंट कैसे लिख रहे हैं इस कॉपी को। अब देखो कि ये जो कॉपी इधर लिखी हुई है, ये एक वेटरन एस्पिरेंट ने लिखी है, और एक ये जो कॉपी है ये रैंकर है हमारे यहाँ, जो ऑलरेडी रैंक इंप्रूवमेंट के लिए पेपर दे रहा है, राइट। लेट मी जस्ट चेंज द व्यू हियर, इसको मैं हॉरिजॉन्टल कर रहा हूँ ताकि इट विल बी इजी फॉर मी, राइट। तो लेट्स सी कि हमने थीम डिमांड निकाल लिया, डिकोडिंग कर ली। अब आप देखो कि ये राइट टू प्रॉपर्टी ये जो लगा, जो 99% एस्पिरेंट्स हैं जो अभी एग्जाम देने वाले हैं, एग्जाम देंगे अभी 2 महीने बाद, राइट टू प्रॉपर्टी ये कैसे लिख रहा है कि राइट टू प्रॉपर्टी वॉज ए फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल दिस एंड दिस। आप पुराना स्टेटस क्यों बता रहे हो, आपसे वो पूछ रहा है कि इवोल्यूशन मुझे दे दो, इवोल्यूशन दे दो, तो आप ये क्यों नहीं बता पा रहे कि 31A से लेके ये 300A में चला गया। अब कैन यू नॉट राइट दिस, समबडी हु इज रीडिंग योर पेपर वो आपको ऐसे देखते हुए लिखेगा। अब अगर आप इसको सिर्फ एक स्टेटस दोगे तो वो आपको डेफिनेटली नंबर नहीं देने वाला। दूसरी बात, अगर आप शक्ति दुबे का वीडियो देख रहे होगे ना, अगर आपने शक्ति दुबे के टॉपर स्टॉक देखे होंगे, तो शी हैज ऑलवेज सेड कि मैं रीसेंट कॉन्टेक्स्ट डालने की कोशिश करती थी कि रीसेंट कॉन्टेक्स्ट में डाल दो। तो आप चाहो तो यहाँ पे राइट टू प्रॉपर्टी जो है उसके लिए प्रॉपर्टी ओनर्स केस वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का डायरेक्ट रेफरेंस देके बता सकते हैं कि दैट इज व्हाई दिस राइट टू प्रॉपर्टी हैज अगेन कम अप इन द पिक्चर, राइट। इस तरीके से अगर आप लिखते हो तो दैट वुड हैव बीन मच बेटर इंट्रोडक्शन, राइट। वहीं अगर आप इसको देखोगे लड़के को, तो ये क्या कर रहा है, एक सेकंड मुझे इधर आने दो पहले। हाँ, उसके बाद आप इस पर्टिकुलर स्टूडेंट की बॉडी देखो क्या लिख रहा है, इवोल्यूशन ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी। अब आप इसकी बॉडी देखोगे ना, इसके बॉडी की, तो एक इवोल्यूशन ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट या सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इसने ब्रेक नहीं किया, और इसने डायरेक्ट ऐसे ऐसे लिख दिया। अगर आप देख पाओगे तो इसने डायरेक्ट उठाया और ऐसे पूरा एक हेडिंग के अंदर लिख दिया। नाउ दिस क्रिएट मोनोटोनस अपीयरेंस, और इवैल्यूएटर का पूरा फोकस चला जाएगा, राइट। व्हाई आई एम सेइंग दिस, व्हाई आई एम सेइंग दिस, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड।
इस फिलॉसफी को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए समझना। तो व्हेन आई आस्क्ड द स्टूडेंट, ये जो स्टूडेंट ने ये जो कॉपी लिखी है, जब मैंने उससे पूछा कि तुम ऐसा क्यों किए, दो हेडिंग के अंदर क्यों नहीं इसको तुमने ब्रेक किया, तो उसका जवाब ये था कि सर, राइट टू प्रॉपर्टी का मुझे इवोल्यूशन दिखाना है। अब राइट टू प्रॉपर्टी का इवोल्यूशन कैसे हुआ था? सबसे पहले एक लॉ लॉ आया, अमेंडमेंट आया। अब अमेंडमेंट के रिस्पॉन्स में लिस्ट से सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट के रिस्पॉन्स में अगेन अमेंडमेंट आया, अब उस अमेंडमेंट के रिस्पॉन्स में अगेन सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया। तो दिस इज अ प्रोसेस जहां पे पहले मैं अमेंडमेंट लिखूंगा, फिर मैं उसके बाद उसका जजमेंट लिखूंगा, फिर मैं अगेन अमेंडमेंट बताऊंगा, फिर उसके बाद जजमेंट बताऊंगा। तो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू हाईलाइट इन माय कॉपी, राइट, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू हाईलाइट इन माय कॉपी। इस वजह से मैंने एक ही हेडिंग के अंदर सब कुछ लिख दिया। तो बात तो उसने सही बोली, राइट। बट द थिंग इज कि आपको समझना होगा कि यूपीएससी में आप ऐसे आंसर नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि जो सामने वाला, जिसको बहुत ध्यान से सुनना, कि जो सामने वाला आपका कॉपी पढ़ रहा है ना, वो आपकी कॉपी से कॉन्टेक्स्ट लेने नहीं आया है, वो आपको जज करने आया है कि तुमको आता है कि नहीं आता है। मैं इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल नहीं पढ़ रहा हूँ यहाँ पे बैठ के कि यहाँ पे मैं समझने के लिए आया हूँ। मैं बस ये देखने आया हूँ कि तुमको आता है कि नहीं आता है। अब यहाँ पे जो सामने लड़का है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यहाँ से क्लियर कट दिख रहा है कि इसने फर्स्ट लिखा, 17 लिखा, 25 लिखा, और उसके बाद 44 लिखा। कोर्ट का जजमेंट विमल कुमार लिखा, ठीक है, ये जजमेंट लिखा, प्रॉपर्टी ओनर लिखा, और फिर कंक्लूड किया। तो नाउ आई एम हियर टू जज यू बेस्ड ऑन कि तुमको आता है कि नहीं। मैं तुम्हारी कॉपी से कॉन्टेक्ट समझने नहीं आया, तो मेरे लिए मोनोटोनस मत बनाओ, राइट। दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। ही वाज रीजनल इन हिज आर्गुमेंट, वो सही कर रहा था, बट यूपीएससी में ऐसे नहीं चलने वाला। यूपीएससी में आपको क्वेश्चंस को ब्रेक करना ही पड़ेगा। 150 शब्द में आपको इस तरीके से ही लिखना होगा ताकि आपके मार्क्स आ पाए, रेदर देन आप इवोल्यूशन को ऐसे दिखाओ कि कोई आपकी कॉपी को पढ़ के समझना चाह रहा है। नहीं, वो बस ये जज करना चाह रहा है और आपको रिजेक्ट करना चाह रहा है कि आपको आता है या नहीं। सो इफ यू आर राइटिंग लाइक दिस, यू आर नॉट गोइंग टू गेट मार्क्स। तो इवन इवोल्यूशन भी पूछा जा रहा हो, आप उसको सेपरेट करके ब्रेक करके ही बताएं, राइट, ब्रेक करके ही बताएं। अब आपने बहुत मेहनत लगाई होगी हो सकता है इस इवोल्यूशन को दिखाने के लिए, बट दैट मेहनत इज नॉट गोइंग टू गिव यू मार्क्स। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट यू गाइस? आप समझ पा रहे हो मेरी बात को? यस और नो गाइस? यू कैन से यस और नो इन द चैट। इज यू सब चैट बंद हो गई क्या गाइस? यू आर नॉट एबल टू कमेंट? ठीक है, आप मेरे साथ हो। रेशमा आईपैड, ओके, रेशमा को समझ में आ रहा है, ठीक है। गाइस बहुत ध्यान से सुनना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, राइट। आपको रिगर समझ में आएगा कि क्या है, ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो मूविंग ऑन अगेन, अगर आप इस लड़के का कंक्लूजन देखोगे कि डॉक्ट्रिन ऑफ इमिनेंट डोमेन, गवर्नमेंट कैन टेक प्राइवेट प्रॉपर्टी फॉर पब्लिक पर्पज बट आफ्टर एडुकेट कंपनसेशन, सो राइट टू प्रॉपर्टी इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट अवेलेबल टू एनी पर्सन राइट नाउ। तो देखो ये जो इसने लिखा है कंक्लूजन, मैं इसमें बताता हूँ इसमें दिक्कत क्या है। ये बैलेंस कंक्लूजन नहीं है, ये जो ना बैलेंस कंक्लूजन नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है? क्योंकि डॉक्ट्रिन ऑफ एमिनेंट डोमेन है ना, वो स्टेट को राइट देता है कि आप किसी भी प्रॉपर्टी को कंपनसेशन देके उठा सकते हो, बट वहां पे इंडिविजुअल राइट नहीं है। इंडिविजुअल को बस सिर्फ कंपनसेशन मिलेगा कि तुम पैसा ले सकते हो, बस इतना ही है तुम्हारा। और इसी के लिए ये जो जजमेंट है प्रॉपर्टी ओनर केस वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ये आया है कि आप किसी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी को उठा नहीं सकते डायरेक्टली, आपको 4-fold टेस्ट पास करना पड़ेगा, तब आप जाके उठाओगे। तो इंडिविजुअल राइट को यहाँ पे प्रोटेक्ट किया है, और वो यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट नहीं आ रहा है कंक्लूजन में, वो बैलेंस होके नहीं आ रहा है, राइट। इस वजह से ये उतना तगड़ा कंक्लूजन नहीं, राइट। या अगर आपको ये सब नहीं बताने आ रहा, सिंपल आप बता दो कि ये राइट टू प्रॉपर्टी जो है कंसिडरेबली हैव इवॉल्व फ्रॉम बीइंग अ कॉन्क्रीट फंडामेंटल राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। आप डायरेक्ट ये दिखा दो, अगर आपको कुछ भी नहीं आता नॉर्मल, तो ये भी बैलेंस कर रहा है कि यहाँ से ये यहाँ पे आ रहा है। आप समरी दे रहे हो, इवोल्यूशन का समरी दे रहे हो यहाँ पे, इवोल्यूशन का आप समरी दे रहे हो यहाँ पे, तो वो भी चल जाएगा, राइट। बट एक साइडेड आर्गुमेंट आप नहीं दोगे। इवन आफ्टर ये डॉक्ट्रिन ऑफ इमिनेंट डोमिनेंट, ये सोच रहा होगा लिख के कि मैंने वैल्यू ऐड कर दिया कि नोबडी इज नोइंग डॉक्ट्रिन ऑफ इमिनेंट डोमेन, किसी ज्यादा लोग को नहीं पता होगा, मैंने डाल दिया तो हो सकता है मुझे नंबर मिल जाए, बट पूरा आर्गुमेंट वो बैलेंस होकर नहीं आ रहा, दैट इज वाई उसको मार्क्स कम मिलेंगे, राइट। आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। अब मैं आपको एक और कॉपी दिखाता हूँ, ये रैंकर है, ये ऑलरेडी रैंकर है, अंडर 200 है, अंडर 150 है, ठीक है। नाम तो नहीं ले सकते, ऑब्वियसली रैंक भी नहीं ले सकते, क्योंकि वो रैंक इंप्रूवमेंट के लिए अभी एग्जाम अपियर कर रहे हैं। अब इसका एक बार इंट्रोडक्शन देगा, देखना। राइट टू प्रॉपर्टी के लिए मैंने क्या बताया कि या तो आप ऑब्जेक्टिव बता दो फिलोसफिकल एंगल के साथ, प्रियम्बल के साथ जोड़ दो, या डीपीएसपी के साथ जोड़ दो,
या तो आप रीसेंट कॉन्टेक्स्ट दे दो, ठीक है, या तो आप इसका प्रेजेंट स्टेटस बता दो कि 300 ए के अंदर है, या इवोल्यूशन पूरा दिखा दो, या आप जो है कोई इंटरनेशनल लेट्स से मैंडेट है यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के, वो बता दो, और या तो इनमें से दोनों में से किसी दो का कॉम्बिनेशन करके इंट्रोडक्शन क्राफ्ट करो। अगर आप देखोगे तो यहाँ लिखा हुआ राइट टू प्रॉपर्टी इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इकोनॉमिक जस्टिस एज इंस्क्राइब्ड इन द प्रियम्बल ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ प्रियम्बल, यानी कि इसने पहला ऑब्जेक्टिव वाला प्रियम्बल के साथ जोड़ दिया। दूसरा, इट फाइंड्स मेंशन द कराची रिजोल्यूशन एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, यानी कि इसने बैकग्राउंड भी बता दिया कि कहाँ से ओरिजिन होकर आ रहा है, और प्रेजेंट टाइम में ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस का 300 है, यानी कि इंफॉर्मेशन 1, इंफॉर्मेशन 2, इंफॉर्मेशन 3। कितना हैवी वेट इंट्रोडक्शन आ रहा है, ये आउट परफॉर्म कर दे रही है ऊपर दोनों को। आप देखोगे ऊपर दोनों को ये आउट परफॉर्म कर दे रही है। इन दोनों का इंट्रोडक्शन आप देख लो, इसका तो एकदम ही, इसका पुराना स्टेटस बता रहा है, जो कि पुराना तो आपको बिल्कुल नहीं बताना चाहिए, और इसका प्रेजेंट स्टेटस बता रहा है। तो प्रेजेंट स्टेटस फिर भी चल जाएगा कि आप प्रेजेंट स्टेटस बता रहे हो, और इसने क्या किया है, पूरा गेम ही चेंज कर दिया, राइट। ही इज आउट परफॉर्मिंग द बोथ ऑफ दीज गाइस, बोथ आर रैंकर्स बाय द वे। आपको चेंजेस दिख रहा है, चेंजेस दिख रहा है आपको? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस, यस और नो गाइस? गाइस यस और नो? ओके, मेक दिस सेशन इंटरैक्टिव, चैट पे लिखते रहना, ठीक है। उसके बाद देखो इसने भी ब्रेक किया है, फर्स्ट सेक्शन 44 दिख रहा है कमिटमेंट्स। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि इवन रैंकर्स आर राइटिंग लाइक दिस। तो अगर आप पहली बार मेंस लिख रहे हो तो आप ऐसे तो बिल्कुल मत कर देना कि आप इवोल्यूशन एक ही हेडिंग के अंदर पूरा दिखा दिया। डोंट डू दिस, राइट। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई थिंक आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाई सो? बिकॉज इंडो पैसिफिक हमेशा न्यूज में रहता ही रहता है, राइट। इंडो पैसिफिक हमेशा ही न्यूज में रहता है, और ब्रॉडर क्वेश्चन है। ब्रॉडर क्वेश्चन मतलब क्या? कोई पिन पॉइंट प्रिसाइज क्वेश्चन नहीं पूछ रहे, बट ब्रॉडर क्वेश्चन, यानी कि जो भी इंडो पैसिफिक में ओवरऑल चल रहा है उस पर क्वेश्चन पूछा हुआ है। नाउ लेट्स ट्राई टू डिकोड द क्वेश्चन। क्वेश्चन को डिकोड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स ट्राई टू डिकोड इट। इफ यू विल सी, द क्वेश्चन इज अ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। पूरा स्टेटमेंट है, द वर्ल्ड इज एम्ब्रेसिंग अ न्यू नॉर्मल वेयर द न्यू फॉल्ट लाइंस आर बीइंग reconfigured into Indo Pacific, explain। IR का क्वेश्चन है ये, इंटरनेशनल रिलेशन का स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, और डायरेक्टिव क्या है, एक्सप्लेन। अब हमने ये पहचान लिया, तो हमको अब थीम और डिमांड तो निकालनी पड़ेगी, थीम और डिमांड निकालनी पड़ेगी, ठीक है। मैंने ये आपको बहुत पहले ही बता चुका है कि जो भी ऐसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ना, इसमें डायरेक्ट डिमांड्स नहीं होती हैं, डिमांड्स आपको डायरेक्ट नहीं दी गई होती हैं, यानी कि एक्सप्लिसिट डिमांड्स नहीं होती हैं, एक्सप्लिसिट डिमांड्स नहीं होती हैं, नहीं होती। सारी डिमांड्स कैसी होती हैं, इम्प्लिसिट होती हैं, और इन्हीं इम्प्लिसिट डिमांड्स को अब आपके एकेडमिक डेप्थ के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे इसको मल्टीपल एनालिसिस पार्ट में ब्रेक करके एड्रेस करते हो, राइट। तो अगर हम चलते हैं इसको डिकोड करने में, लेट्स अंडरस्टैंड कि हम डिकोड कैसे करते हैं। तो द थीम ऑफ द क्वेश्चन इज सिंपली इंडो पैसिफिक, क्योंकि ये रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। इंडो पैसिफिक हो गया, वेस्ट एशिया हो गया, या लेट्स सो आप मिडिल ईस्ट हो गया, सेंट्रल एशिया हो गया, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन IR में आ जाते हैं। तो इसीलिए रीजन स्पेसिफिक क्वेश्चन है, यहाँ पे रीजन ही क्या हो जाएगा, थीम हो जाएगी, ठीक है। अब थीम हमको पता चल गया कि ये हमारी थीम है, अब इसके बारे में इंट्रोडक्शन में लिखेंगे। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है। अब डिमांड डायरेक्ट तो दी नहीं गई है, हमें सोचना पड़ेगा कि क्या डिमांड हो सकती है क्वेश्चन को पढ़ने के बाद। तो द वर्ल्ड इज एम्ब्रेसिंग the world is embracing a new normal where new fault lines are being reconfigured in the Indo-Pacific, explain। यानी कि इसमें मुझे टोटल एक ही डिमांड दिख रही है जो मैं बना सकता हूं कि न्यू फॉल्ट लाइंस आर बिकमिंग न्यू नॉर्मल इन द इंडो पैसिफिक। न्यू फॉल्ट लाइंस, न्यू फॉल्ट लाइंस, क्वेश्चन को पढ़ते रहो जब तक मैं लिख रहा हूं। न्यू फॉल्ट लाइंस आर बिकमिंग न्यू नॉर्मल इन इंडो पैसिफिक। दिस इज वन ऑफ द डिमांड। उसके बाद कोई डिमांड नहीं है क्वेश्चन में, देख लो, उसके बाद कोई डिमांड नहीं है, क्वेश्चन खत्म हो जाता है, ठीक है। तो अब ये बताओ कि हमको थीम मिल गया और डिमांड मिल गई, अब हम इसकी स्ट्रक्चरिंग करने की अगर कोशिश करें, लेट्स ट्राई टू सी कि अगर मुझे इसका आंसर करना हो तो मैं कैसे करूंगा। कि मुझे यहाँ पे इंडो पैसिफिक के बारे में लिखना है एज ए थीम है, क्योंकि हमारी इंडो पैसिफिक हमारी थीम है, तो इंट्रो में मैं इंडो पैसिफिक के बारे में लिखूंगा। अब इंडो पैसिफिक के बारे में क्या क्या लिख सकता हूँ, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मैं ज्योग्राफिकल स्प्रेड क्या हो सकता है वो लिख सकता हूँ, कि इंडो पैसिफिक का ज्योग्राफिकल स्प्रेड क्या है वो बता सकता हूँ, या मैं इंडो पैसिफिक का क्या इंपॉर्टेंस है इन टर्म्स ऑफ लेट्स से पॉपुलेशन, ट्रेड कितना वहां से पास होता है,
ठीक है, जियोपॉलिटिकली क्यों इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीजें, वो इंपॉर्टेंस के हिसाब से लिख सकता हूँ। या आईआर में जो सबसे अच्छा तरीका है ना, इंडो पैसिफिक इज ऑलवेज इन द न्यूज, और उस पर इंपॉर्टेंट लोग, इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स, मे बी फॉरेन मिनिस्टर हमारे या एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो हैं, वो उनके कोड्स, ठीक है, कोड्स इंपॉर्टेंट जाते हैं कि क्या वहां पे इंडो पैसिफिक में हो रहा है, वाई इट इज सो इंपॉर्टेंट, तो उनके कोड्स वगैरह इंपॉर्टेंट जाते हैं। तो अगर आप वो लिखोगे ना तो आपको ज्यादा नंबर मिल पाएंगे, राइट। दूसरा हमारे पास डिमांड आ जाती है इस क्वेश्चन की, एक डिमांड ही थी हमारे पास, एक डिमांड थी हमारे पास। अब वो क्या डिमांड थी हमारा, कि न्यू फॉल्ट लाइंस, यानी कि न्यू जो पॉलिटिकल टेंशन जो भी है, न्यू फॉल्ट लाइंस आर बिकमिंग न्यू नॉर्मल इन इंडो पैसिफिक। मैं अच्छे से नहीं लिख पा रहा, बट आप इसको समझ लेना, राइट। दिस इज द डिमांड। अब ये बताओ, क्या, अब एक ही डिमांड थी, तो क्या मैं इसके अंदर अगर मैं 10 पॉइंट लिख दूं, लगातार ऐसे करके 10 पॉइंट लिख दूं, तो क्या मुझे नंबर मिल जाएगा? क्योंकि क्वेश्चन में एक ही डिमांड है, और 10 पॉइंट अगर मैं इसी के अंदर अगर लिख दूं, क्या मुझे नंबर मिलेगा? मैं आपको बता दूं, आपको नंबर बिल्कुल नहीं मिलेगा। कभी भी आपको 10 मार्कर के अंदर, याद रखो, कभी भी आपको 10 मार्कर के अंदर, 10 मार्कर के अंदर कभी भी दो डिमांड्स तो आपको बनानी ही पड़ेंगी। अगर एक ही डिमांड है, ट्राई टू क्रिएट द सेकंड वन, ठीक है। और इफ यू कैन क्रिएट 2.5 डिमांड्स, दैट वुड बी मच बेटर, दैट वुड बी मच बेटर। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, जरा इसको समझो कि नाउ ये तो रहा थीम डिमांड अप्रोच निकालना, बट ये क्वेश्चन स्टेटमेंट भेजना बहुत ओपन एंडेड होता है, ओपन एंडेड, ओपन एंडेड होता है। अब यहाँ पे आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, अदरवाइज आपके नंबर नहीं आएंगे और बाकी लोग आपको आउट परफॉर्म कर देंगे। अब आप सोचोगे सर हमने तो जो जो पूछा तो बता दिया, बट नहीं, बाकी लोग आपसे बेटर परफॉर्म कर रहे हैं, तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ अदर पीपल आर परफॉर्मिंग। तो नाउ एज ए रैंकर का लाइन ऑफ थॉट प्रोसेस क्या होगा उसको समझते हैं, कि इंडो पैसिफिक जो है उसके इंट्रोडक्शन लिखेगा। कोर डिमांड क्या है? न्यू फॉल्ट लाइंस, न्यू फॉल्ट लाइंस। अब न्यू फॉल्ट लाइंस पे आप 5 पॉइंट भी सोच लो, बहुत अच्छी बड़ी बात है, राइट। 10 पॉइंट कहाँ ही लिखोगे? तो न्यू फॉल्ट लाइंस बिकमिंग न्यू नॉर्मल, तो कुछ तो ओल्ड फॉल्ट लाइंस होंगी ना इंडो पैसिफिक में, ओल्ड फॉल्ट लाइंस होंगी ना। क्या आप डायग्राम बना के एक छोटा सा उसको ओल्ड फॉल्ट लाइंस नहीं दिखा सकते क्या? ओल्ड फॉल्ट लाइंस क्या थी? कोल्ड वॉर हो रहा था इंडो पैसिफिक में, ठीक है, कोरियन पेनिसुला में टेंशन था, ठीक है, ये सारे ओल्ड फॉल्ट, पायरेसी का इशू था, ये सब ओल्ड फॉल्ट लाइंस है, ठीक है। न्यू फॉल्ट लाइन क्या है? सप्लाई चेन वॉर हो रहा है वहां, सप्लाई चेन वॉर हो रहा है। नेवल बिल्डअप, नेवल बिल्डअप अक्रॉस या एट द इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट्स, दैट इज वाई दिस इज बिकम द न्यू नॉर्मल, न्यू फॉल्ट लाइंस, ठीक है। तो ये सारी चीजों पे आप बात करोगे, बट जो मेन डिमांड थी उसके, आप थोड़ा सा बैकग्राउंड में पीछे जाके सोचो कि क्या ओल्ड फॉल्ट लाइन भी थी, क्या मैं उसको रेफरेंस दे सकता हूं। दूसरा, न्यू फॉल्ट लाइंस बिकमिंग न्यू नॉर्मल, अगर कोई भी चीज नई नॉर्मल हो गई तो आप उससे नेविगेट कैसे करेंगे? नेविगेट कैसे करेंगे ये तो सोचो। फॉर एग्जाम्पल कोविड-19 आया, तो एवरीबडी स्टार्टेड नेविगेटिंग दिट बाई यूजिंग हैंड सैनिटाइजर, मास्क एंड ऑल दीज थिंग्स, राइट। तो न्यू फॉल्ट लाइंस आ गई, तो नेविगेट कैसे करना है? अब किसके नेविगेशन की बात करोगे? चाइना के? चाइना कैसे नेविगेट करेगा? या यूएस के या पाकिस्तान के? नहीं, इंडिया कैसे नेविगेट कर सकता है इसमें, वो बात करोगे। अगर तुम इसमें एक दो भी पॉइंट लेके आ रहे हो ना, तो तुम आउट परफॉर्म कर दोगे बाकी लोगों को। उसके बाद कंक्लूड करो यहाँ पे। तो दिस इज व्हाट वी आर डूइंग इज ब्रेन स्टॉर्मिंग हियर, हम ब्रेन स्टॉर्मिंग कर रहे हैं। अगर आप देखोगे लास्ट ईयर जितने भी रिपीटेड लोग थे ना, वही मैक्सिमम लोग, अगर आप देखोगे इस बार जो रैंक लाए हैं वो रिपीटेड रैंकर्स थे, राइट। इन टॉप 100 की मैं बात कर रहा हूँ। और उनकी कॉपीज अगर आप ढूंढने की कोशिश करोगे तो लास्ट ईयर की कॉपी नहीं मिल रही, बट उसके पहले जहां उन्होंने टेस्ट लिखा था वहां मिल रही है कॉपीज। नाउ दे हैव रिजॉर्टेड टू द ब्रेनस्टॉर्मिंग, एंड दिस इज व्हाट द ब्रेनस्टॉर्मिंग दैट वी आर डूइंग, दिस इज द ब्रेनस्टॉर्मिंग। आपको क्वेश्चन देखने के बाद यही करना है कि मैं यहाँ पे ऐसे क्या लिख सकता हूँ इंडो पैसिफिक के, ओके, जोग्राफिकल स्प्रेड जोग्राफिकल स्प्रेड लिख सकता हूँ, राइट, कि ईस्ट साइड ऑफ अफ्रीका से लेके वेस्ट साइड ऑफ अमेरिका तक जो भी स्प्रेड है वो, ठीक है। अब इंडो पैसिफिक पूछा है तो आईआर में डायग्राम भी आप बना सकते हो, इफ यू कैन मैनेज टू मेक अ डायग्राम। तो ऑल दीज थिंग्स आर रिक्वायर्ड फ्रॉम योर साइड। अब नाउ लेट्स सी कि कैसे लिख रहे हैं बच्चे। अब सिमिलर देख लो आप, ये एक स्टूडेंट है, अगेन इसने पहले तो इंडो पैसिफिक पे कुछ तो लिखा है इंट्रोडक्शन, नाउ एक सिंगल हेडिंग दी, इसके अंदर ये सारा पॉइंट लिख रहा है, इसके अंदर ये सारा पॉइंट्स लिख रहा है इसके अंदर, और फिर यहाँ पे कंक्लूड कर। ही इज नॉट गोइंग टू गेट द मार्क्स,
वहीं अगर आपको मैं दिखाऊं रैंकर, उसका लाइन ऑफ थॉट पहले ही आ जाता है कि इंडो पैसिफिक के उसने ज्योग्राफिकल स्प्रेड के थ्रू इंट्रोडक्शन लिखा, ओल्ड फॉल्ट लाइंस टर्निंग टू न्यू फॉल्ट लाइंस। आप देखो ये वो सोच पा रहा है और आप नहीं सोच पा रहे, इवन आफ्टर डूइंग ऑल द हार्ड वर्क। तो द रैंकर इज एबल टू थिंक ऑन दिस कि वो ओल्ड फॉल्ट लाइंस को पकड़ पा रहा है, राइट। बाकी आप लोग नहीं पकड़ पा रहे, या नए स्टूडेंट्स नहीं पकड़ पा रहे, या इवन वेटरन भी नहीं पकड़ पा रहे। सो दैट्स द थिंग कि आपको फिगर आउट करना पड़ेगा, राइट। आप देखो, अब somebody who is writing an answer like this is going to outperform this person, ठीक है, is going to outperform this person। और अगर आप इवन इसके लिखने का तरीका भी देखोगे ना, लिखने का तरीका भी देखोगे, तो आफ्टर गिविंग द हेडिंग कि न्यू नॉर्मल क्या है, मिलिटरिज्म हो रहा है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, वेरी टाइम डिस्प्यूट हो रहा है, तो ऑल दीज थिंग्स आर डायरेक्टली गिवन। मुझे यहाँ जाके बस देखना है कि सब्सटेंशिएट किया कि नहीं। और यहाँ मुझे क्या करना पड़ेगा, पूरा का पूरा लाइन पढ़ना पड़ेगा। चाइना एग्रेसिव मैरीटाइम क्लेम्स इन साउथ चाइना सी वाया इट्स 9 days पॉलिसी। इससे बढ़िया कि मैं लिखूँ कि राइज इन चाइनाज एग्रेशन एग्जाम्पल असर्टिवनेस फॉर 9 days लाइन, खत्म हो गया। ये ज्यादा बढ़िया आर्टिकुलेशन कि मैंने डायमेंशन दिया, फिर मैंने एग्जाम्पल दिया, कहानी खत्म हो गई यहीं पे। दिस इज व्हाट यू हैव टू डू, ठीक है। आपको भी ऐसे ही करना है। इफ यू सी दिस कि उसके बाद ये जाके दो शी हैज नॉट रिटन की हाउ इंडिया कैन नेविगेट, इट इज ओपन एंडेड। अगर मैंने वही बोला कि अगर आप 2 बना पा रहे हो स्ट्रक्चर या 2.5 बना पा रहे हो तो ज्यादा बेटर होगा, राइट। शी इज ऑल्सो राइटिंग फॉर द रैंक इंप्रूवमेंट विद अस। नाउ एक और मैं दिखाता हूँ एस्पिरेंट जो कि वेटरन है, वो कैसे लिख रहा है। continuity of Indo-Pacific is defining features of centrality of, if let me join it, centrality of Indo-Pacific is a defining feature of Asian century। now ठीक है, but the thing is कि there's no value addition here, right, no value addition here। या तो आप इंपॉर्टेंस के साथ कुछ डेटा फैक्ट्स डालो, या आप कोई तगड़ा कोड डाल दो, दिस इज बिकमिंग वेग। या कोई रीसेंट कॉन्टेक्स्ट डालो कि इंडो पैसिफिक में भी ये हुआ है, that is why it is in the limelight and that is why the question has come up and that is why I am answering this, right। उसका बाद इंडो पैसिफिक का एक डायग्राम बनाया, ठीक है, बट न्यू नॉर्मल एंड इंडो पैसिफिक, इसमें ये कुछ कुछ तो यहाँ बता रहा है, और उसके बाद न्यू नॉर्मल के बाद वे फॉरवर्ड बता रहा है। अब वे फॉरवर्ड ये किसके लिए बता रहा है ये नहीं पता चल पा रहा है कि हाउ इंडिया कैन नेविगेट थ्रू दिस, rather than writing this he is writing way forward, China+1 strategy ensure free and open Indo Pacific। तो ये कौन इंश्योर करेगा, ही इज नॉट एबल टू, वी आर नॉट एबल टू कॉम्प्रीहेंड। एंड प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है ना, एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है कि इसके स्ट्रक्चर में लॉजिकल फ्लो नहीं है। स्ट्रक्चर का मतलब मेरा क्या हुआ, लेट मी जस्ट इरेज दिस थिंग फॉर यू। स्ट्रक्चर का मतलब मेरा क्या हुआ कि जो भी हेडिंग्स होती है ना, ये जो भी हेडिंग्स होती हैं वो एक के बाद एक दूसरे से लॉजिकल फ्लो में होनी चाहिए। अगर मान लो मेरा ये डिमांड 1 है, हेडिंग 1 है, ये डिमांड 2 है, हेडिंग 2 है, डिमांड 3 है, हेडिंग 3 है, तो इनके बीच में एक लॉजिकल फ्लो होना चाहिए। यहाँ पे आप न्यू नॉर्मल और इंडो पैसिफिक बता रहे हो, यहाँ पे आप वे फॉरवर्ड बता रहे हो। समझ नहीं आ रहा कि आप वे फॉरवर्ड किसके लिए बता रहे हो, किसको नेविगेट कराना चाहते हो, इंडिया को कराना चाहते हो, पाकिस्तान को कराना चाहते हो, यूके कराना चाहते हो, क्या कराना चाहते हो, नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दैट। तो इवन आफ्टर यू राइट, यू आर राइटिंग डेली, इवन प्रेजेंटेशन हैंड राइटिंग का भी यहाँ पे इशू है बहुत ज्यादा। इफ यू सी दिस, बाय द हैंड राइटिंग ओनली दिस पर्टिकुलर पर्सन इज आउट परफॉर्मिंग द थिंग, राइट। और उसके बाद कंक्लूजन देखो, रैंकर का जरा कंक्लूजन देखो कि इन दिस न्यू नॉर्मल उसने एक डिफरेंट स्ट्रक्चर नहीं बनाया, यहाँ पे इसने एक डिफरेंट स्ट्रक्चर हेडिंग नहीं बनाई, बट इसने कंक्लूजन के अंदर ही उस पार्ट को एड्रेस कर दिया कि इन दिस न्यू नॉर्मल इंडिया रिक्वायर्स अ टाइट रोप वॉकिंग। यहाँ पे ये कीवर्ड आ गया, इंडिया का रेफरेंस आ गया। तो रैंकर इज एबल टू थिंक दैट वे, रैंकर इज एबल टू थिंक दैट वे व्हाइल दीज गाइज आर नॉट एबल टू थिंक दैट वे। तो वो जो लाइन ऑफ थॉट का जो गेम है ना, कि दैट पर्सन इज एबल टू थिंक दैट वे, कि यहाँ पे इंडिया का कॉन्टेक्स्ट डाल देता हूँ। ऐसा है नहीं कि आपने पढ़ा नहीं होगा इंडिया का कॉन्टेक्स्ट कि इंडिया हाउ कैन इंडिया कैन नेविगेट बाय टाइट रोप वॉकिंग इज अ कीवर्ड, राइट, ये कीवर्ड है और इंडिया का कॉन्टेक्स्ट आ गया यहाँ पे। दो शी हैज नॉट गिवन इन द बॉडी पार्ट, बॉडी पार्ट के अंदर 2 ही स्ट्रक्चर बनाया यहाँ पे ऐसे, बट यहाँ पे इंडिया को नेविगेट कराने की बात कर दी इसने। सो दिस इज व्हाट द लाइन ऑफ थॉट दैट द रैंकर हैज। इवन इन ओपन एंडेड क्वेश्चन दे आर एबल टू अंडरस्टैंड कि कैसे इंडिया को नेविगेट कराना है, क्या बेटर स्ट्रक्चर्स हम बना सकते हैं। दैट इज द थिंग दैट विल डिफरेंशिएट, रादर देन आप डेली जो भी जैसे आप नोट्स खत्म करने में हो या नोट्स बनाने में लगे हो, 1 पेज बनाने में लगे हो, वो कॉपी पे उधर के नहीं आ रहा इन अ लॉजिकल स्ट्रक्चर वे, और कंटेंट बेटर नहीं हो पा रहा, या आपका लाइन ऑफ थॉट बेटर नहीं हो पा रहा, तब आपको नंबर नहीं आएंगे, राइट। मूविंग ऑन, दिस इज द थर्ड क्वेश्चन।
दिस इज थर्ड क्वेश्चन, ये डिस्कस लिखा हुआ है, डायरेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन है। डिस्कस द रोल ऑफ नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन इन इंश्योरिंग स्विफ्ट इनएक्सपेंसिव बैरियर फ्री एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑर्डिनरी कंज्यूमर। ठीक है, नाउ सिंपली इसमें मैं क्या सिखाना चाहता हूं उसको जरा समझने की कोशिश करो। ठीक है, अब लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, लेट मी ऐड ए पेज फॉर यू। ठीक है, अब लेट्स से कि यहाँ पे दो एस्पिरेंट्स हैं, एस्पिरेंट ए, एस्पिरेंट बी। ठीक है, अब एस्पिरेंट ए के पास भी दो पेज हैं इसको एड्रेस करने के लिए, एस्पिरेंट बी के पास भी दो पेज हैं इसको एड्रेस करने के लिए। ठीक है, एस्पिरेंट ए ने यहाँ पे इंट्रोडक्शन लिखा, रोल बताया, रोल ऑफ नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिजोल्यूशन जो भी ये बॉडी है उसका, उसके लिए यहाँ पे पॉइंट्स लिखा, यहाँ पे ये जो है इसने चैलेंजेस बता दिए क्योंकि डिस्कस बोला है, 70-30 अप्रोच लगा दिया। उसके बाद यहाँ पे इसने कंक्लूजन में फॉरवर्ड लुकिंग कंक्लूजन यह देखिए ऐसे खत्म कर दिया। ठीक है, यानी कि यहाँ पे रोल बताया, यहाँ चैलेंजेस बताया और यहाँ पे फॉरवर्ड लुकिंग कंक्लूजन एक तरीके का वे फॉरवर्ड देके खत्म कर दिया आर्ग्यूमेंट के फॉर। तो इसने भी पूरी पूरी डिमांड एड्रेस तो की, डिमांड ये भी एड्रेस कर रहा है, बट समबडी हु इज राइटिंग एन इंट्रोडक्शन हियर, एक छोटा स्ट्रक्चर बनाया इसके अंदर 1 पॉइंट 2 पॉइंट, दूसरा स्ट्रक्चर बनाया 1 पॉइंट 2 पॉइंट, तीसरा स्ट्रक्चर बनाया 1 पॉइंट 2 पॉइंट, चौथा फिर बना दिया चैलेंजेस 1 पॉइंट 2 पॉइंट, वे फॉरवर्ड का बनाया 1 पॉइंट, कंक्लूड कर दिया। somebody who is creating more structures in the answer, he is going to take leap from you, तुमको आउट परफॉर्म कर जाएगा, and this is what is happening। कि आप जितना ज्यादा ब्रेक कर पाके अलग अलग एनालिसिस पार्ट को एड्रेस कर रहे हो ना, इससे आपको नंबर ज्यादा मिलेंगे, रादर देन आपने मोनोटोनस तरीके से इसको एड्रेस कर दिया है आंसर को। और ये मैं अभी आपको रैंकर की कॉपी से प्रूव करके दिखा देता हूँ। लेट मी जस्ट इरेज दिस पेज फॉर यू। तो मूव टू ट्रैश, लेट्स सी दिस कि ये क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन क्या है कि लेट मी जस्ट टेक अ पेन। थीम क्या है क्वेश्चन की, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, गवर्नेंस का क्वेश्चन है, क्वासी जुडिशियल बॉडी पे क्वेश्चन है गवर्नेंस का, कि रोल पूछ रहा है, बताओ। अब रोल जो पूछ रहा है तो डिमांड 1 हो गई रोल हमारी। ठीक है, अब डिस्कस भी पूछा है तो 70-30 अप्रोच लगाएंगे, तो डिस्कस में 70-30 अप्रोच लगाने के बाद डिमांड जो 2 आएगी ना, ये तुम्हारी थीम हो गई, तुम्हारी डिमांड रोल हो गया। डिमांड जो 2 आएगी वो क्या आएगी, चैलेंजेस बता दो कि क्या आ रहे हैं, रोल तो बता दिया बट चैलेंजेस भी कुछ ना कुछ आ रहे होंगे, तो चैलेंज बता दोगे और कंक्लूजन तुम वे फॉरवर्ड के साथ कर लोगे। ये मोटा मोटा स्ट्रक्चर पता चलता है। कंक्लूजन तुम क्या कर लोगे, वे फॉरवर्ड के साथ कर लोगे, वे फॉरवर्ड प्लस समरी बेस्ड कंक्लूजन। ठीक है, बट डिमांड 1 डिमांड 2 वे फॉरवर्ड के साथ कंक्लूजन, ये हमें पता चल गया, बट नंबर ऐसे नहीं आएंगे। आपको क्या करना पड़ेगा, लेट मी जस्ट इरेज इट फॉर यू, व्हाट इज नॉट गेटिंग इरेज्ड। ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, जो डिमांड 1 है ना उसको सब स्ट्रक्चर में और तोड़ना पड़ेगा कि रोल ऑफ नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन ए इन इंश्योरिंग स्विफ्ट जस्टिस इनएक्सपेंसिव जस्टिस, उसके अंदर एक एक दो दो पॉइंट लिखना पड़ेगा, आपको ज्यादा स्ट्रक्चर्स क्रिएट करने पड़ेंगे। somebody who is doing this is going to get more marks। अब मैं आपको एग्जांपल तो दिखा सकता हूं कि अगेन आप देखो कि इस बंदे ने क्या किया है, अगेन इसका इंट्रोडक्शन लिखा, बॉडी में रोल लिखा, सारा पॉइंट्स लिखा। ठीक है, अगेन चैलेंजेस लिखा सब कुछ, उसके बाद चैलेंजेस के पॉइंट लिखा, वे फॉरवर्ड लिखा, कंक्लूड किया। बट हियर अ रैंकर वो कैसे कर रही है, इंट्रोडक्शन लिखा, छोटा एक डायग्राम डाल दिया, रोल ऑफ दिस बॉडी स्विफ्ट जस्टिस उसके अंदर 3 पॉइंट, इनएक्सपेंसिव जस्टिस उसके अंदर 2 पॉइंट, ठीक है, बैरियर फ्री एक्सेस उसके अंदर 2 पॉइंट, चैलेंजेस डायग्राम का यूज करके, फ्लो चार्ट का यूज करके इसको निकाल दिया, दिस कॉल्स फॉर यानी कि क्या करना चाहिए, वे फॉरवर्ड इसको बता दिया, एंड कंक्लूजन दिया, उसके अंदर भी कमिटी का नाम डाल दिया। तो somebody who is writing like this is ultimately going to outperform you, यानी कि आप जो मेहनत कर रहे हो वो तो चाहिए ही चाहिए, बट आपको समझना पड़ेगा कि आपके पीयर्स कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, राइट। और आपके पीयर्स अगर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो आपको अपना नेक्स्ट लेवल अगेन अनलॉक करना पड़ेगा, उनके बराबर लिखो या उनके ऊपर लिखो, तब जाके सिलेक्शन होगा। क्यों, क्योंकि ये एग्जाम जो है वो एक रिलेटिव एग्जाम है, कॉम्पिटिशन का एग्जाम, राइट। इतनी बात आपको समझ में आ रही है। चौथा क्वेश्चन देखो, अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसीलिए हमने पूछा है। जो भी क्वेश्चन हमने पहले पूछे हैं ना वो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखोगे ये क्वेश्चन इंडो पैसिफिक हमेशा न्यूज में रहता है, ठीक है, दिस बॉडी इज अगेन इन द न्यूज, ठीक है। अगेन आप देखोगे माइनॉरिटी राइट्स,
ये भी न्यूज में, तभी हम पूछ रहे हैं इसमें, ठीक है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, इस क्वेश्चन को डिकोड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आप आंसर नहीं कर पाओगे। और डिकोडिंग और ब्रेनस्टॉर्मिंग इज अ न्यू, लेट्स से बज। अगर आप डिकोड और ब्रेनस्टॉर्म नहीं कर पा रहे, बस पेपर कर रहे हो, तो नंबर नहीं आने वाला। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेट्स ट्राई टू डिकोड इट। और डिकोड हम कैसे करते हैं, थीम और डिमांड अप्रोच से डिकोड करते हैं। डिकोडिंग का मतलब ही क्या है, थीम एंड डिमांड अप्रोच। थीम एंड डिमांड अप्रोच इज ओनली थिंग दैट विल डिकोड द लेट्स से द क्वेश्चन, राइट। और यूपीएससी का क्वेश्चन, अगर आपको इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल लिखना है तो उससे थीम डिमांड से नहीं डिकोड होगा। यूपीएससी का 150-250 वर्ड वाला क्वेश्चन ही थीम डिमांड से क्या होता है, डिकोड होता है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन पढ़ते हैं कि व्हाट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट डू अ माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैव विद रिस्पेक्ट टू establishing and administrating educational institution in India. Discuss in the context of recent Supreme Court judgment. This is the question here, right? Now let's try to understand कि क्वेश्चन किस टॉपिक पे बेस्ड है, बता सकते हो क्या, किस टॉपिक पे बेस्ड है। जो भी टॉपिक होगा क्वेश्चन का वही तो थीम होगी क्वेश्चन की। तो मुझे यहां से पता चलता है कि माइनॉरिटी कम्युनिटीज पे क्वेश्चन है, एंड दैट इज द थीम ऑफ द क्वेश्चन, राइट। दैट इज द थीम ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। थीम मुझे पता चल गई। तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है। अब यहाँ पे लिख दिया है व्हाट लिखने से पता चल जाता है कि डिमांड वन तो भैया यही है, दिस इज द डिमांड वन। व्हाट लिख दिया ना, क्या पूछ लिया आपने उससे डायरेक्ट, ठीक है। तो दिस इज द डिमांड वन। अब वो पूछ रहा है डिस्कस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रीसेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, यानी कि जो रीसेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है उसके क्या की प्रोविजंस आए हैं, दैट इज द डिमांड टू, राइट, डिमांड टू। और ये सोचो जरा कि यहाँ पूछ रहा है व्हाट, यहाँ पे अगेन आप की प्रोविजंस बता रहे हो, तो ये भी एस्पेक्ट फैक्चुअल हो गया, ये भी एस्पेक्ट आपका फैक्चुअल हो गया, ठीक है। एनालिसिस तो अभी तक क्वेश्चन में आई नहीं। तो यानी कि की प्रोविजंस बनाने के बाद जो इम्प्लिसिट है ना डिमांड थ्री, वो है कि इम्पैक्ट ऑफ द जजमेंट। अगर वो आप बिना एड्रेस किए, इम्पैक्ट ऑफ द जजमेंट, वो अगर आप बिना एड्रेस किए अगर आगे बढ़ गए ना, तो सामने वाला जो जो इवेल्युएटर है वो ये सोचेगा कि ये एनालिसिस नहीं करके आया पेपर में, रेदर देन फैक्चुअल एस्पेक्ट्स को बता के आगे बढ़ा, राइट। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड मेंस के जितने भी क्वेश्चन है ना, उसमें आपको एनालिसिस ज्यादा करनी होती है रेदर देन, ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है नहीं, जो भी है सब फैक्चुअल है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन आ रहा है आपको ये समझना पड़ेगा कि कैसे जो है इसको डिकोड करना है। और ये तरीका होता है डिकोड करने का कि जो चीजें नहीं भी दी हुई ना, हम उसको भी डिकोड कर रहे हैं। डिस्कस लिखा है, डिस्कस, डिस्कस का मतलब ही क्या होता है, 70-30 अप्रोच, कि अगर आप प्रोविजंस बता रहे हो ना, तो बियॉन्ड डिमांड भी जाओ 30% में, और उसमें आपको इम्पैक्ट तो बताना ही होगा। इम्पैक्ट अगर आप नहीं बता रहे हो तो आपका गेम खत्म, ठीक है। अब इसको समझते हैं कि अगर मान लो मुझे लिखना होता है, लेट्स से इफ आई हैव टू लेट्स से राइट द पेपर, तो मैं कैसे इसको स्ट्रक्चर करता अपने आंसर में, राइट। तो माइनॉरिटी राइट्स हमारी थीम है, माइनॉरिटी राइट्स हमारी थीम है, ठीक है। अब माइनॉरिटी राइट्स पे मैं क्या क्या इंट्रोडक्शन लिख सकता हूँ। पहला लाइन ऑफ थॉट वापस से सोचो, जो मैंने पहले सोचवाया था कि ऑब्जेक्टिव बेस्ड इंट्रोडक्शन लिख सकता हूँ कि माइनॉरिटी राइट्स को कॉन्स्टिट्यूशन में देने का क्या ऑब्जेक्टिव है। तो ऑब्जेक्टिव कैसा होना चाहिए, फिलोसफिकल एंगल होना चाहिए। फिलोसफिकल कहां से निकाल के लाओगे, या तो प्रियम्बल से निकाल के लाओगे, तो डीपीएसपी से निकाल के लाओगे। तो माइनॉरिटी राइट्स को सेकुलरिज्म और ये डीपीएसपी के कुछ पार्ट्स अगर जोड़ पा रहे हो तो दैट वुड बी मच ग्रेट, ठीक है। उसके बाद माइनॉरिटी राइट्स के आर्टिकल भी हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में आर्टिकल 30 की ही बात हुई है, क्योंकि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का स्टेब्लिशमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन की बात चल रही है, तो आर्टिकल 30 होगा यहाँ पे। तो आर्टिकल हो गया। क्या कोई रीसेंट कॉन्टेक्स्ट है क्या माइनॉरिटी राइट्स का एजुकेशन इंस्टीट्यूट के साथ? यस, एएमयू जजमेंट, एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी केस 2024 में जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का, इसलिए ये क्वेश्चन पूछा गया है। दैट इज व्हाई द रीसेंट कॉन्टेक्स्ट इज देयर, राइट। क्या कोई इंटरनेशनल मैंडेट है क्या अपने पास? यस, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल कमीशन ऑन माइनॉरिटी राइट्स, इंडिया हैज अ मैंडेट ऑन दिस टू प्रोटेक्ट द माइनॉरिटी कम्युनिटीज इन इंडिया, राइट। तो इंटरनेशनल मैंडेट है। तो हमारे पास इतने सारे लाइन ऑफ थॉट है, इनको बोलते हैं फ्रेमवर्क्स। ये लाइन ऑफ थॉट्स हैं, लाइन ऑफ थॉट, कि आप इन पे सोच रहे हो और कंटेंट निकाल के ला रहे हो। आपने पढ़ा तो बहुत कुछ होगा, बट आप सोच नहीं पा रहे कि एग्जाम में एक्चुअली लिखे क्या। तो सोचने का तरीका किस पे बेस्ड होता था, फ्रेमवर्क पे आ जाता है। और फ्रेमवर्क जब आप देखोगे यहाँ पे, तो ये सारी चीजें हैं। अब आप किसी भी दो का कॉम्बिनेशन लेके इंट्रोडक्शन लिख सकते हो, किसी, अब आप पांचों को चारों को तो नहीं लिख पाओगे, किसी दो का कॉम्बिनेशन बना के आप इंट्रोडक्शन लिखो, दैट वुड बी अ हैवी वेट इंट्रोडक्शन, राइट। तो मैं इसको जरा इरेज करता हूँ, ठीक है। तो वापस से आते हैं कि अगर मुझे इसका आंसर लिखना हो तो मैं क्या करूंगा, इंट्रोडक्शन में माइनॉरिटी राइट्स लिखूंगा। ये हम ब्रेन स्टॉर्मिंग कर रहे हैं, इसी तरीके से ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है। और आप
मेंस दे रहे हो तो लेट्स से 5-10 क्वेश्चन आपको ऐसे ही डेली बैठ के 1 घंटे के अंदर ब्रेनस्टॉर्म करना है, राइट? माइनॉरिटी राइट्स। और मैंने अपने स्टूडेंट्स को लास्ट ईयर ऐसे ही करवाया है, जो रैंक लेके आए हैं। अगर तुम देखो सुमित गुप्ता 200 रैंक, अभी हमारे ऑफिस में भी आया था वो, तो ही ऑल्सो प्रैक्टिस लाइक दैट ओनली, राइट? तो लवन्या भी थी, राइट, 57th रैंक, शी वाज अंडर मी ओनली। हर्षिता 163 रैंक, ठीक है। मुकुंद 191 रैंक। दे ऑल हैव प्रैक्टिस दिस ब्रेनस्टॉर्मिंग वाला एस्पेक्ट अंडर मी लास्ट ईयर, राइट? तो माइनॉरिटी राइट्स के बारे में इंट्रोडक्शन लिखता है, राइट? नाउ लेट्स से कि अब माइनॉरिटी राइट्स लिख दिया। अब क्या पूछ रहा है कि अब क्या पूछ रहा है लेट्स से कि what constitutional rights do the minority communities have with respect to establishment or administrating education institute? यानी कि ये जो पूरा है ना, ये let me clear this, ये जो लिखा हुआ क्वेश्चन का स्टेटमेंट है, why it is not being clear? Just wait a minute. अब आप जरा क्वेश्चन की स्टेटमेंट को देखोगे ना, यहाँ पे क्वेश्चन की स्टेटमेंट, ये जो है ना, ये पूरा, ये आर्टिकल 30 पूछ रहा है, आर्टिकल 30 है ये। आर्टिकल 30 का पूरा स्टेटमेंट ला के डाल दिया यहाँ पे, आर्टिकल 30। तो पूछ रहा है कि क्या क्या आर्टिकल 30 के अंदर है, यानी कि आपको आर्टिकल 30 का पूरा अंदर तक बताना पड़ेगा कि आर्टिकल 31 क्या है, 1A क्या है, ठीक है, आर्टिकल 32 क्या है, ये सारा आर्टिकल 30 के अंदर जो भी सब क्लॉजेज हैं वो सारे आपको बताने पड़ेंगे। क्यों? अब आप बोलोगे सर इतना हम क्यों पढ़ेंगे, इतना याद थोड़ी रहता है। आपको याद करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि ये केस आ चुका है, न्यूज में है, न्यूज में होने की वजह से ये हाई प्रायोरिटी हो जाता है, एंड दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट एंड पीपल आर राइटिंग इट, ठीक है, पीपल आर राइटिंग इट। फॉर एग्जाम्पल, तो अगेन आता हूं मैं स्ट्रक्चर बना रहा था इसका, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इसका स्ट्रक्चर बनेगा कैसे। तो मैं यहाँ पे ड्रॉ किया एक लाइन, मेरे को 2 पेज मिले हैं माइनॉरिटी राइट्स के बारे में, मैंने यहाँ पे इंट्रोडक्शन लिखा, और मैं यहाँ पे बात करूंगा कि राइट्स ऑफ माइनॉरिटी फॉर एस्टेब्लिशिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिंग एजुकेशन इंस्टीट्यूट, यानी कि आर्टिकल 30 के बारे में, मैं आर्टिकल 31 के बारे में बात करूंगा, आर्टिकल 31A के बारे में बात करूंगा, आर्टिकल 32 के बारे में बात करूंगा, ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या प्रोविजन हो जाके पढ़ लेना, अभी बताऊंगा, बहुत लंबा हो जाएगा वो पूरा वेबिनार, राइट। उसके बाद क्या डिमांड था अपना, डिस्कस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रीसेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। तो रीसेंट सुप्रीम कोर्ट की प्रोविजंस ऑफ द रीसेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन एएमयू केस, राइट। तो सबसे पहले आप इस रीसेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स के 4 पॉइंट में खत्म हो जाएगा, ठीक है, 4 पॉइंट से ज्यादा नहीं बनेंगे। सबसे पहले क्या होगा कि ओवरटर्न कर दिया था एस अजीज बाजा केस में। लेट मी नॉट गो इनटू द कंटेंट। 1967 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का जो टैग था वो छीन लिया गया था। व्हाई? बिकॉज इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप न्यूज पढ़ना आपको समझ में आएगा। तो 4 पॉइंट देखोगे, उसके बाद इंपैक्ट ऑफ द जजमेंट आपको लिखना पड़ेगा कि इस जजमेंट का क्या इंपैक्ट है, क्योंकि हर एक जजमेंट में कुछ ना कुछ इंपैक्ट होता है, दैट इज अ पॉजिटिव इंपैक्ट एंड नेगेटिव इंपैक्ट, ठीक है। अब आप यहाँ पे इंपैक्ट अगर 2-2 पॉइंट भी लिख के आते हो ना, 2-2 पॉइंट भी, एक 2-2 पॉइंट भी लिख के आते हो तब भी चलेगा, क्योंकि ये इम्प्लिसिट डिमांड है, डायरेक्ट आपसे नहीं पूछा है, ठीक है। और उसके बाद आपको यहाँ पे कंक्लूड करना पड़ेगा। यहाँ पे अब आप बैलेंस आर्गुमेंट दे सकते हो। बैलेंस आर्गुमेंट मतलब क्या, कि देखो माइनॉरिटी राइट्स जो होती हैं क्यों दी जाती है, ताकि बैलेंस कर दिया जाए मेजॉरिटी राइट्स के साथ, राइट। तो उसके लिए एक बहुत अच्छा कोट है कि डेमोक्रेसी इज नॉट द लॉ ऑफ मेजॉरिटी बट द प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी। इस कोड के साथ भी करोगे ना एंड, तब भी चलेगा। अब आप कह सकते हैं सर आपको तो कोड पता है, आप पढ़ रहे हो, हमें एज ए स्टूडेंट कैसे पता चलेगा? तो देखो माइनॉरिटी जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट लिस्ट से टॉपिक है मेंस के लिए, राइट। इस पे क्वेश्चंस पहले भी आए हैं और आर्टिकल भी दिया हुआ है, और इस पे कोड्स तो बनते ही हैं कि आपके प्रिपेयर करने के। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिस पे कोड होने चाहिए। अब राइट टू प्रॉपर्टी पे कोड नहीं होगा, उस पर डायरेक्ट जजमेंट लिख सकते हो, बट माइनॉरिटी राइट जो है वो एक फिलोसफिकल एंगल अपने आप में रखता है कि हम डेमोक्रेसी में माइनॉरिटी को राइट देना जरूरी है। दैट हैज अ फिलॉसफी बिहाइंड इट, राइट। एंड इफ इट हैज अ फिलॉसफी बिहाइंड इट, तो कोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट। इतनी बात समझ में आई कि मैं क्यों कोर्ट पे इंफेसिस कर रहा हूं। तो ये तो हुआ इसका एक आइडियल तरीके से आंसर लिखने का। लेट्स सी हाउ पीपल आर राइटिंग इट नाउ। इफ यू सी कि अगेन माइनॉरिटी राइट्स, इसने क्या लिखा है, बस आर्टिकल 30 के बारे में बताया, ठीक है। अब आर्टिकल 30 तो देखो, आर्टिकल 30 तो ये जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है वो ही आर्टिकल 30 है, क्वेश्चन की लैंग्वेज ही आर्टिकल 30 है, बस आपने नंबर डाल दिया आर्टिकल 30। इससे आपको नंबर नहीं मिलेगा, आपको रीसेंट कॉन्टेक्स्ट डालना पड़ेगा। अगर आप अब नहीं डालोगे तो कब डालोगे? आपको मेन्स लिखना है 60 दिन बाद, राइट। और साक्षी दुबे का अगर आप वीडियो देखोगे, उसने बार बार यही बोला है कि मैं स्टैटिक क्वेश्चन में भी कोशिश करती कि मैं रीसेंट कॉन्टेक्स्ट डाल दूं। तो रीसेंट कॉन्टेक्स्ट अगर आपको डालना ही पड़ेगा तब जाके आपका इंट्रोडक्शन बेटर होगा, अदरवाइज नहीं होने वाला, ठीक है। अगर आप वहीं पर रैंकर का इंट्रोडक्शन देखोगे ना यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या लिखा है
कि इन लाइन विथ इट्स सेकुलर नेचर रिकॉग्नाइज माइनॉरिटी रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक, यानी कि अगेन ये प्रियम्बल के साथ कुछ ना कुछ इंटरलिंक करने की कोशिश कर रही है, सेकुलर नेचर, राइट, फिलोसफिकल एंगल देने की कोशिश कर रही है। इट ऑल्सो अपहोल्ड द डाइवर्सिटी एंड प्लुरलिज्म, यानी कि ऑब्जेक्टिव बता रही है, ठीक है। और क्यों आर्टिकल में भी इसने यहाँ पे डिस्कस नहीं किया, क्यों? क्योंकि आर्टिकल मेन डिमांड था, व्हाट लिखा हुआ है मेन डिमांड, तो मेन डिमांड होने की वजह से आर्टिकल ये अंदर यहाँ पे इसके नीचे यहाँ पे डिस्कस कर रही है। कैन यू से दिस नाउ? जो एक बच्चा है जो यहाँ लिख रहा है कि राइट्स ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटीज, एक हेडिंग के अंदर ही पूरा का पूरा लिख दिया। अगर आप इसको, मैं यहाँ पे इसका दूसरा पेज दिखाऊं तो 4 पॉइंट जो भी इसने लिखा है 6 पॉइंट, और उसके बाद कंक्लूड कर दिया। अगर आप इस तरीके से लिख रहे हो ना, आपको नंबर नहीं मिलने वाला, कभी भी नहीं मिलने वाला। 10 मार्कर में यू हैव टू क्रिएट 2.5 स्ट्रक्चर्स, राइट, तभी आप जाके 10 पॉइंट लिख पाओगे। हर एक लेट्स से कि हर एक हेडिंग के अंदर आप 4 पॉइंट लिखते हो, ठीक है, और एक छोटा स्ट्रक्चर बना के उसके अंदर 2 पॉइंट लिखते हो, तब जाके आपका 8 2 10 हो रहा है, ठीक है। सब स्टूडेंट्स अलग अलग टाइप के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊँ आपको, लेट मी टेक अ पेज फॉर यू। हर एक स्टूडेंट अलग टाइप का होता है, आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस पहचाननी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट है जो एक हेडिंग बनाता है और उसके अंदर 10 पॉइंट वो जनरेट कर सकता है। इट इज वेरी नेचुरल फॉर हिम, इट इज वेरी नेचुरल फॉर हिम कि वो 10 पॉइंट जनरेट कर सकता है। एक स्टूडेंट है जो कि 10 पॉइंट जनरेट नहीं कर सकता, उसको बार बार अलग अलग हेडिंग बनानी पड़ेगी ताकि वो हर एक हेडिंग के अंदर कम से कम 3 4 पॉइंट तो लिखे, तो टोटल आंसर में 10 पॉइंट आ जाए, ठीक है। और स्ट्रक्चर भी बेटर हो जाएगा इससे। तो ये आपके नंबर ऑफ पॉइंट्स भी ज्यादा हो जाएंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ पॉइंट्स भी ज्यादा हो जाएंगे, स्ट्रक्चरली भी आप बेटर हो जाओगे, स्ट्रक्चर वाइज भी बेटर हो जाओगे। एसबी लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पे, तो आप इसको आउट परफॉर्म कर जाओगे नंबर ऑफ पॉइंट्स वाले को, ठीक है, क्योंकि आपका ओवरऑल नंबर ऑफ पॉइंट भी बेटर हो गया और आपको डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के अंदर नए नए पॉइंट सोचने का मौका मिल गया, ठीक है। हर एक डिमांड अलग होगी तो पॉइंट्स अलग होंगे, नए पॉइंट्स आप जनरेट कर पाओगे, वरना एक ही के अंदर 10 पॉइंट जनरेट करना काफी मुश्किल हो जाता है। बट देयर आर सम स्टूडेंट हु आर एबल टू डू दिस, राइट, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है। बैक आता हूं मैं, और आप देखो यहाँ पे कि इसने क्या किया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ जजमेंट्स को ही अभी तक ये डील कर पा रहा है। लेट मी जस्ट क्लियर द पेज फॉर यू, क्लियर द पेज, ठीक है, कि जो भी यहाँ पे लिख रहा है कि एस्टेब्लिश मॉनिटी अंडर आर्टिकल 30, नो डिस्क्रिमिनेशन, राइट टू प्रॉपर्टी। अभी तक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट नहीं आया यहाँ पे, कभी अभी यहाँ पे जजमेंट नहीं आया, कहीं भी जजमेंट नहीं आया, या तो उसको करंट अफेयर नहीं आया। देयर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, आई टेल यू, देयर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो कि इस बार मेंस दिख रहे हैं, ठीक है। वेटरन की बता रहा हूँ मैं बात, तुम इस बात को बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात। अच्छा, यहाँ पे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो केस है सुप्रीम कोर्ट का, वो यहाँ आया है, और उसके बाद कंक्लूजन यहाँ आ गया। यानी कि ना आपने ढंग से की प्रोविजन बताए क्वेश्चन के, ना आपने जजमेंट बताया, जजमेंट का इम्पैक्ट बताया। वहीं अगर आप रैंकर की कॉपी देखोगे ना, तो उसके लिए बहुत इम्प्लिसिट है, उसके दिमाग में उसका लाइन ऑफ थॉट ही ऐसे बना हुआ है कि पहली बात तो उस रीसेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट बता रही है वो, ठीक है। और इम्पैक्ट देखो, इसने एक हेडिंग बना के नहीं बताई, बट इसको पता है कि बताना है। तो 10 द रीसेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट अपहेल्ड द प्रोविजन दैट एड्रेसेस प्लुरैलिटी, सब्सटेंशियल इक्वालिटी फॉर इंक्लूसिव सोसाइटी। ये इम्पैक्ट है उस जजमेंट का, इम्पैक्ट है। दो इसने हेडिंग बना के नहीं डाला दैट वी आर अगेन हेल्पिंग हर टू इम्प्रूव, बट द थिंग इज कि ये इम्पैक्ट बता रही है, ठीक है, और ये ऑलरेडी रैंकर है। तो इसका मुझे लाइन ऑफ, इसके आंसर राइटिंग को मुझे पूरा नहीं चेंज करना है, उसी में थोड़ा 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 जो भी नुआंसेस हैं छोटे छोटे, वो चेंज करा के रैंक और इंप्रूव कराने, राइट। अगर आप देखोगे तो कंक्लूजन देखो जरा, माइनॉरिटी राइट्स टू एस्टैब्लिश एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स आल्सो प्रमोट अदर डायरेक्टिव्स इन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर दिस, फॉर एग्जांपल दिस। सो कैन यू सी, उसके बाद यूनिटी इन डाइवर्सिटी के बाद विकसित भारत के साथ लिंक कर रही है, बट तो काफी एक हैवी वेट कंक्लूजन, काफी एक हैवी वेट कंक्लूजन। whether you will find this thing not happening here, right? अगेन रिपीटिशन ऑफ आर्टिकल 30 जो कि इंट्रोडक्शन में किया था वही रिपीट हो रहा है यहाँ पे भी वही, यहाँ पे भी वही। दिस इज व्हाट द डिफरेंस बिटवीन द स्टूडेंट्स हु आर वेटरन या रैंकर, ये डिफरेंस होता है, ठीक है। लाइन ऑफ थॉट के बहुत अच्छे हो जाते हैं। ऑल्सो एक चीज जो मैं इंपॉर्टेंट बताना चाह रहा था कि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो इस बार मेंस लिख रहे हैं, इस बार मेंस लिख रहे हैं, उनको क्या है ना कि उनको प्रीलिम्स निकालने का नैक आता है, दे नो कि हाउ टू क्लियर द प्रीलिम्स, वो जाते हैं प्रीलिम्स क्लियर करके आ जाते हैं, और बाकी लोग परेशान है कि मेरा कट ऑफ नहीं क्लियर हुआ 5 साल से, 3 साल से, एक साल क्लियर किया, दूसरे साल फिर फंस गए प्रीलिम्स में। देयर आर सर्टेन स्टूडेंट्स जो कि लगातार प्रीलिम्स क्लियर कर लेते हैं, ठीक है, उनका नेचुरल फोटे हो गया वो। अब उन्होंने प्रीलिम्स तो क्लियर कर लिया, बट उन्होंने ना साल भर का जो करंट अफेयर था वो पढ़ा नहीं है ढंग से, ठीक है, साल भर का जो करंट अफेयर है वो ढंग से पढ़ा नहीं है। दैट इज वाई इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हो गए या जो भी चीजें हैं, उन्होंने उसको ढंग से
अभी तक क्या कहते हैं कि गो थ्रू ही नहीं किया, उनको बस प्रीलिम्स निकालना आता है, दे हैव ग्रिप ऑन द स्टैटिक, दे नो हाउ द यूपीएससी आस्क द क्वेश्चन इन द प्रीलिम्स, लैंग्वेज क्या है पकड़ लिया है और उसके बेसिस पे वो सही टिक लगा के आ जाते हैं। बट द थिंग इज कि उनका ये प्रिपेयर ही नहीं है, अब उनको प्रिपेयर करने में ये टाइम लगेगा, रेदर देन वो स्टूडेंट्स जो कि फर्स्ट टाइमर है और उन्होंने ढंग से साल भर तैयारी की है, वो चाहे तो इन लोगों को जो 4 से 5 बार से मेंस लिख रहे हैं उनको आउट कम्पीट कर सकते, आउट परफॉर्म कर सकते हैं, राइट? दिस इज व्हाट यू कैन डू, राइट? सो देयर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स लाइक दिस। मतलब 14,000 में, मतलब तुमको मैं बताऊं कि आराम से 3,000 4,000 बच्चे ऐसे होंगे जिनको करंट अफेयर्स का भी कोई भी से क्लैरिटी नहीं है, तो उनके आंसर्स ऐसे होने वाले हैं। और आपने ढंग से पढ़ा हुआ है वो सारी चीज, तो आपके आंसर्स ऐसे होने वाले हैं। और आपको सही लाइन ऑफ थॉट पता है, आपको कोई ढंग का मेंटर गाइड कर पा रहा है जो कि जिसको खुद में समझ हो, तो दैट विल बी मच बेटर फॉर यू, राइट? सिमिलरली देखोगे, एक लड़का है जो कि पहली तीसरी बार मेंस दे रहा है, ठीक है, तीसरी बार मीन्स या दूसरी बार मीन्स दे रहा है, उसका लाइन तो बहुत अच्छा है। अगर आप देखोगे तो आर्टिकल को देखो कितने तगड़े से एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है, कि सुप्रीम कोर्ट जजमेंट में एएमयू केस को एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। और इम्पैक्ट नहीं बताया इसने, इम्पैक्ट नहीं बताया, बट डायरेक्ट यहाँ पे आके कंक्लूड कर दिया। तो अब मुझे इसको इम्प्रूव कराने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैं इस पर मेहनत कर सकता हूँ, मतलब मैं इस पर अगर हार्डवर्क करूंगा, इसके साथ बैठ के इसको क्लियर दिखाऊंगा, तो मैं इसका इंप्रूव करा सकता हूँ। वहीं अगर मैं कराना चाहूँ तो इसका बड़ा मुश्किल है, 60 दिन में मैं कितना कितना करा दूंगा। बट फिर भी अगर फीडबैक पे काम तेजी से कर पाया ये, तो ये आगे बढ़ सकता है, राइट? आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि कौन लोग किस पोजीशन पे हैं जिनको अचानक से उठाया जा सकता है और वो एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। देयर सर्टेन पीपल अभी जो बहुत पीछे हैं, अब हो सकता है कि उन पे मेहनत किया जाए और वो भी फीडबैक पे काफी फास्ट काम करके इम्प्रूव कर जाए, ऐसा हो सकता है। बट ऐसा भी है कि बहुत सारे लोग नहीं कर पाएंगे, राइट? दैट्स द बिटर ट्रूथ, राइट? मूविंग ऑन, एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, फिर आई एंड द वेबिनार। कि ये क्वेश्चन कॉपरेटिव पे हमने पूछा है, और कॉपरेटिव पे देखो 12 साल से क्वेश्चन नहीं आया है, इस बार आ सकता है। क्यों? क्योंकि दिस इज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ कॉपरेटिव डेजिग्नेटेड बाय यूएन, ठीक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और हम अपने एफएलटी में जो भी क्वेश्चन बनाते हैं ना, उसका हिट रेशियो देख के बनाते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है माइक्रो थीम के हिसाब से, क्या न्यूज में चल रहा है, वो दोनों का कॉन्टेक्स्ट लेके हम क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करते हैं। माइक्रो थीम की पूरी एनालिसिस वाली जो पीडीएफ है या जो उस पर वीडियोज हैं, हमने ऑलरेडी अपलोड किए हैं यूट्यूब पे, आप जाके देखना, आपको बहुत अच्छा लगेगा, राइट? आपको एक बहुत अच्छा क्या लगेगा, मतलब विल गेट अ मोर एनालिसिस आउट ऑफ इट, राइट? तो एक बार क्वेश्चन को डिकोड करते हैं, दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन, आफ्टर दैट विल बी एंडिंग द वेबिनार। एक बात जरा इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, देखो अब क्या है कि कोऑपरेटिव आर ऑफन कंसिडर्ड और ऑफन डिस्क्राइब्ड एज द थर्ड ईयर ऑफ द इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, ठीक है। अब ये स्टेटमेंट है, और स्टेटमेंट के बाद क्या कर रहा है, इन दिस कॉन्टेक्स्ट क्रिटिकली एग्जामिन द एक्सटेंट टू विच कोऑपरेटिव इन इंडिया हैव फुलफिल्ड दिस रोल। स्टेटमेंट के बाद भी जो है क्वेश्चन कंटिन्यू कर रहा है, और इस टाइप के क्वेश्चन जो है ना यूपीएससी लव्स टू आस्क। मतलब एक स्टेटमेंट दे देना, उसके बाद कॉन्टेक्स्ट, उस स्टेटमेंट के कॉन्टेक्स्ट में आपको बाकी के क्वेश्चन को एड्रेस करना है। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए, तो आपका जो स्ट्रक्चरिंग का तरीका होना चाहिए, वो इम्प्लिसिट डिमांड और एक्सप्लिसिट डिमांड को पहचानने का तरीका होना चाहिए, ठीक है। मैंने अपनी स्ट्रक्चरिंग वाली वीडियो में फ्री आंसर राइटिंग कोर्स जो मैंने निकाला है उसमें समझाया हुआ है, ठीक है। यहाँ मैं इसको डायरेक्ट बता देता हूँ, अगर आपको बेटर स्ट्रक्चरिंग समझना है तो आप एक बार वीडियो को जाकर देखिएगा, प्लेलिस्ट में बना हुआ है। इट इज वेरी गुड वीडियो एंड इट इज मेनली लेट्स से मेड टू हेल्प दोज स्टूडेंट्स जो अभी इस बार अटेम्प्ट दे रहे हैं, ठीक है। 2 वीडियोस पेंडिंग है, मैं उसको भी जल्दी से बनाने की कोशिश करता हूँ ताकि इस मैक्सिमम बेनिफिट मैं सबको पहुंचा सकूँ। नाउ द थीम हियर इज कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव थीम है हमारी, ठीक है। और कॉपरेटिव्स आर कंसिडर्ड एज थर्ड टीयर ऑफ इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। दिस इज डिमांड, इम्प्लिसिट डिमांड है, क्योंकि ये स्टेटमेंट के अंदर है ना, स्टेटमेंट आपको इम्प्लिसिट डिमांड देती है, यानी कि कॉपरेटिव्स आर द थर्ड टीयर ऑफ इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, ठीक है। अभी इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान रखना, मैं अभी आपका उस पर जब आपको सिखाऊंगा, तो इसका ब्रेनस्टॉर्मिंग जब सिखाऊंगा तब आप इस पर समझना इस चीज। इन दिस कॉन्टेक्स्ट क्रिटिकली एग्जामिन, क्रिटिकली एग्जामिन यानी कि 50-50 अप्रोच लगा दूंगा यहाँ पे। टू व्हाट एक्सटेंट क्रिटिकल एग्जाम मतलब 50-50 अप्रोच, यहाँ पे 2 डिमांड बन के आ रही हैं। 50-50 अप्रोच मतलब 2 डिमांड बन के आएंगी, ED1 एंड ED2, ठीक है। एक्सप्लिसिट डिमांड 1, एक्सप्लिसिट डिमांड 2। कोऑपरेटिव इज एबल टू फुलफिल दिस रोल फुलफिल बाय द कोऑपरेटिव, चैलेंजेस फेस बाय द कोऑपरेटिव, क्योंकि क्रिटिकल एग्जाम है तो 2 डिमांड हमारे पास ये आ गई, ठीक है। और कंक्लूजन कैसे होगा, वे फॉर के साथ कंक्लूजन होगा,
वे फॉरवर्ड प्लस कंक्लूजन होगा। तो ये तो हमने इंट्रोडक्शन बॉडी कंक्लूजन वाला सारा चीज थीम डिमांड अप्रोच से निकाल लिया, ठीक है। नाउ अगर आप देखोगे तो जो इम्प्लिसिट डिमांड है, पहली इम्प्लिसिट डिमांड, थर्ड टियर ऑफ इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, और जो एक्सप्लिसिट डिमांड वन है, रोल फुलफिल्ड बाय दिस, रोल फुलफिल्ड बाय द कोऑपरेटिव, वो ऑलमोस्ट सेम है। यानी कि इम्प्लिसिट डिमांड वन और इम्प्लिसिट डिमांड वन, यानी कि इम्प्लिसिट डिमांड वन और एक्सप्लिसिट डिमांड वन, ये दोनों ऑलमोस्ट सेम है, ये ओवरलैप कर रही हैं, इसलिए दोनों मिला के एक डिमांड हो जाएंगे D1, राइट। और चैलेंजेस हमारा क्या हो जाएगा, डिमांड टू, जो कि कोऑपरेटिव फेस कर रहा है इसमें, इस रोल को फुलफिल नहीं कर पा रहा है जिस वजह से, और वे फॉरवर्ड के साथ क्या आ जाएगा, कंक्लूजन आ जाएगा। तो हमारे पास टोटल डिमांड वन आ गई, डिमांड टू आ गई। रोल डिमांड वन क्या है कि कोऑपरेटिव एज थर्ड टियर ऑफ इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, डिमांड वन, challenges faced by cooperatives in fulfilling this role, डिमांड टू, वे फॉरवर्ड के साथ कंक्लूजन। दिस इज गोइंग टू बी द स्ट्रक्चर एस्पेक्ट और इंट्रोडक्शन में कोऑपरेटिव, ठीक है। नाउ लेट्स से मुझे इसका आंसर करना है, लेट्स से आई वांट टू आंसर दिस पर्टिकुलर आंसर क्वेश्चन। तो मेरे पास कोऑपरेटिव मेरे को थीम आके रख दी। अब जरा लाइन ऑफ थॉट क्या होना चाहिए कोऑपरेटिव के बारे में। अगर मुझे लेट्स से लिखना हो इंट्रोडक्शन में, तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि पहले बात तो मेरे को आर्टिकल वार्टिकल पता होना चाहिए, ठीक है, 43B एंड अदर आर्टिकल्स, राइट, एंड 97th अमेंडमेंट एक्ट जो है वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। या कोऑपरेटिव से रीसेंट कोई कॉन्टेक्स्ट है क्या, क्वेश्चन में क्यों आ रहा है, एफएलटीज में या जीएस पेपर 2 में आपका जो भी क्वेश्चन आ रहा है, GS2 GS3 जो हो गया, या मेंस के जो रियल एग्जाम में जो क्वेश्चन आ रहा है, आपको ये सोचना पड़ेगा कि कुछ ना कुछ रीसेंट कॉन्टेक्स्ट है उसका। वो रीसेंट कॉन्टेक्स्ट क्या है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव। ऑब्जेक्टिव क्या होता है कोऑपरेटिव का, आप ये भी बता सकते हो, ठीक है। तो मोटा मोटा आपके पास दो तीन जो लाइन ऑफ थॉट्स हैं, उसके बेसिस पे क्या कर सकते हो आप, एक इंट्रोडक्शन, किसी भी दो को क्लब करके आप इंट्रोडक्शन बना, ठीक है। अब पहला डिमांड क्या है कि कॉपरेटिव्स एज थर्ड टियर ऑफ इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। अब यहाँ पे इकोनॉमिक डेमोक्रेसी बोला है, अब मुझे लिए मैंने इसके लिए से मुझे 5 पॉइंट लिखने हैं, जैसे मुझे 5 पॉइंट लिखने हैं। उसके बाद क्या पूछेगा, डिमांड टू क्या है कि चैलेंजेस क्या है कोऑपरेटिव को, जिसकी वजह से वो सब नहीं कर पा रहा, नहीं रोल फुलफिल कर पा रहा, क्योंकि ऑब्वियसली कोऑपरेटिव्स के साथ चैलेंजेस बहुत सारे हैं। वो भी आप लिखोगे, वे फॉरवर्ड आप बना सकते हो यहाँ पे ऐसे, और कंक्लूजन कर सकते हो। दिस इज गोइंग टू बी माय पेज स्पेस, वेटेज मैनेजमेंट आप इसको बोल सकते हो, ड्रॉ करना स्ट्रक्चर को ऐसे होना चाहिए। अगर आप किसी भी एक एस्पेक्ट को ज्यादा लंबा दे दोगे, फॉर एग्जाम्पल आपने इस वाले एस्पेक्ट को यहाँ से उठाया और यहाँ तक दे दिया, तो आपका चैलेंजेस ऐसे हो जाएगा और वे फॉरवर्ड छूट जाएगा। तो आपको दिमाग में रखना है कि हाउ पेज स्पेस एंड वेटेज हैज टू बी मैनेज्ड, ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, राइट। तो रीसेंट कॉन्टेक्स्ट देके अगर आप स्टार्ट कर रहे हो ना, तो उससे बढ़िया कुछ नहीं, और एक आर्टिकल डाल दो, उससे बढ़िया कुछ भी नहीं है अगर आपने ऐसे किया। कंक्लूजन में क्या कर सकते हो कोऑपरेटिव के, सहकार से समृद्धि, दैट ब्रॉडर फ्रेज वी हैव, फ्रेज कीवर्ड की जिसको बोल सकते हैं, उससे कंक्लूड हो सकता है, ठीक है। एंड दैट कैन प्ले अ रोल इन विकसित भारत। अगेन दोनों ब्रॉड फ्रेज को हमने जोड़ दिया और कंक्लूजन बना दिया। इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की बात कर रहा है, तो कैसे कोऑपरेटिव हेल्प करता है बार्गेनिंग में, कलेक्टिव बार्गेनिंग में, कैसे कोऑपरेटिव हेल्प करता है इन फाइनेंशियल इंक्लूजन में, कैसे कोऑपरेटिव हेल्प करता है एक्सेस टू माइक्रो क्रेडिट में वुमेन के लिए, ठीक है, कैसे कोऑपरेटिव हेल्प कर रहा है लेट्स से एंटरप्रेन्योरशिप में, ठीक है। तो ये जो जितने मैं डायमेंशन बना रहा हूँ ना, वो सब इकोनॉमिक एंगल को टच कर रहे हैं, ठीक है। और जनरली जब हम पढ़ते हैं ना कोऑपरेटिव, तो हम सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस में क्या है, वुमेन एम्पावरमेंट में क्या है, ये सारी चीजें पढ़ते हैं। बट यहाँ पे क्वेश्चन ना इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की बात कर रहा है। इस क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से जो डायमेंशन है ना, उसका टोन चेंज होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। अगर आप इसको नहीं कर रहे हो और आप सोच रहे हो कि ठीक है कोऑपरेटिव पे क्वेश्चन आया, हमने लिख दिया, हमने अपना काम कंप्लीट कर दिया, बट सामने वाला जो इवेल्युएटर है, जो क्वेश्चन बनाया है, वो बनाया ही इसलिए, और रैंकर जो है ना इस चीज को पकड़ पा रहे हैं, उस हिसाब से टोन को चेंज करते हैं। बाकी लोग घिसा पीटा करके लिख देते कि चलो पेज तो भर गया, ठीक है। उस हिसाब से आप चैलेंजेस देखोगे, क्या कोऑपरेटिव में चैलेंजेस हैं, पॉलिटिसाइजेशन है, जैसे फाइनेंशियल डिसिप्लिन नहीं है, फॉर एग्जांपल जैसे कि पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक का जो स्कैम हुआ था, या द मेनी थिंग्स, राइट। फुल लेट्स से आप देखोगे कि जो भी कोऑपरेटिव बैंक्स है ना, उन्होंने लेट्स से कि आरबीआई की रिपोर्ट है कि ओनली 30% हैव गिवन द फुल फाइनेंशियल सर्विसेज, बाकी लोग नहीं दे रहे अभी। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, वो सारी चीजें बताओगे और फिर कंक्लूड करोगे। दिस इज व्हाट द ब्रेनस्टॉर्मिंग इज, कि अगर मुझे आंसर लिखना हो तो मेरे पास इतना डेटा है, मैं लिख दूंगा इसका आंसर, ठीक है। और लगभग एवरेज मार्क्स लेके आ जाऊंगा इस तरीके से लिखने से।
नाउ लेट्स सी कि लोग ऐसे लिख रहे हैं कि नहीं। आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, कोऑपरेटिव्स आर रिकॉग्नाइज इन द टू फुलफिल द ड्रीम ऑफ गांधी। ठीक है, गांधी जी का ड्रीम फुलफिल कराओ तुम, बट आर्टिकल तो दे दो क्योंकि पॉलिटी का क्वेश्चन है, और उसके बाद कुछ रिसेंट कॉन्टेक्स्ट तो दे दो, नंबर उसी पे मिल रहा है। गांधी जी का ड्रीम तुम फुलफिल कराते रहना बाद में। ठीक है, उसके बाद कोऑपरेटिव इन इंडियन, जो भी इन्फॉर्मेशन दे रहा है ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, मुझे ऐसा लगता है कि ये सब इन्फॉर्मेशन को अगर आपको यूज करना है तो आप इसको इंट्रोडक्शन में ही यूज करके खत्म करो, क्योंकि एनालिसिस एस्पेक्ट ज्यादा है। देखो, अगर मैं पीछे वाले पे आऊं तो क्या हमारे पास फैक्चुअल एस्पेक्ट देने के लिए इतना बड़ा मैं बनाऊंगा तो मुझसे नंबर उस पर मिलेगा, या मुझे इकोनॉमिक, ये जो एनालिसिस एस्पेक्ट जो क्वेश्चन है डायरेक्ट पूछा है एज अ डिमांड, उसको मैं एड्रेस करूंगा तो मुझे नंबर ज्यादा मिलेगा। तो लोग क्या करते हैं ना कि स्टूडेंट अगर देखोगे तो फैक्चुअल एस्पेक्ट डाल डाल के ना पेपर को भरने की कोशिश करते हैं, और जिससे क्या होता है ना, एनालिसिस एस्पेक्ट कॉम्प्रोमाइज हो रहा होता है। आपको लगता है कि आपने बहुत मेहनत की, बट दैट मेहनत इज नॉट इक्विवेलेंट फॉर यू टू क्लियर द यूपीएससी एग्जाम, राइट। तो लेट्स सी कि क्या किया हुआ है। अब रोल ऑफ कोऑपरेटिव नहीं पूछा, ढंग से हेडिंग तो बना लो। रोल ऑफ कोऑपरेटिव एज थर्ड ईयर ऑफ डेमोक्रेसी। जब थर्ड ईयर ऑफ डेमोक्रेसी ही नहीं लिखोगे ना तो आपके पॉइंट सारे गड़बड़ जाएंगे। देखो यहाँ पे, इंक्लूडिंग पीपल एट द बॉटम एज इंजन ऑफ ग्रोथ, मतलब ये सोशो इकोनॉमिक जस्टिस की बात कर रहा है, मतलब अपलिफ्टमेंट की बात कर रहा है। इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की एंगल नहीं आ रहा। वुमेन, इंक्रीज इन फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन, ठीक है चलो, सोशल जस्टिस, ये सारे एंगल जो पॉइंट्स है ना वो नहीं तगड़े बैठ रहे। अगर आप देखो तो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी वाले डिमांड से नहीं बैठ रहे, बट रैंकर्स, अदर पीपल आर एबल टू डू दिस। एक्सेस टू क्रेडिट, इंप्रूव मार्केट एक्सेस, कहाँ गया ये, एक्सेस टू क्रेडिट, इंप्रूव मार्केट एक्सेस, बेटर प्राइस फॉर प्रोड्यूस, वुमेन इंपावरमेंट, उसमें भी सेल प्रोडक्ट्स की बात कर रहा है आगे, सेवा भी। ठीक है, तो ऑल दिस थिंग्स आर बीइंग वॉच्ड बाय द इवैल्यूएटर। इवैल्यूएटर बहुत ईगल आई से देख रहा है कि ये आप कैसे कर रहे हो, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ ये मिस हो रहा है। तो आप अगर कॉपरेटिव पे कुछ भी आंसर लिख के आओगे, फिर लिमिटेशन बताया और कंक्लूजन छोड़ दिया, मुझे तुमको नंबर देना है। लेट्स से मैंने डिसाइड किया कि तुमको मैं 4 नंबर चलो दे देता हूँ, क्योंकि तुमने कुछ तो कुछ लिखा, और तुमने यहाँ पे कंक्लूजन छोड़ दिया ना तो मैं तुमको लाके 3 ही नंबर दे दूंगा, और तुमने लिख दिया तो मैं तुमको ज्यादा नंबर दे दूंगा। उसका ये लड़का लिमिटेशन भी लिख रहा है, इसके वे फॉर लिखना चाहिए था, इसको भी इंप्रूव कराना है। बट द थिंग इज कि साकार से समृद्धि फ्रेज यूज करके कंक्लूड करना है, राइट। दिस इज व्हाट डिफरेंस बिटवीन द रैंकर्स एंड द पीपल हु आर नॉट एबल टू क्लियर द एग्जाम। ओके, सो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। एंड कि अगर आप मेंस एग्जाम दे रहे हो इस साल 2025 का, और आपको राइट गाइडेंस नहीं मिल पा रही कहीं भी, तो आप इस क्यूआर कोड के थ्रू हमें मैसेज करके हमें रीच आउट कर सकते हो। ठीक है, विल हेल्प यू विथ ऑल आवर, जो भी हमारा पोटेंशियल है उसके थ्रू हम आपको हेल्प करेंगे, विल हेल्प यू, एंड वी मेक श्योर कि आप अपना नेक्स्ट लेवल अनलॉक कर पाओ, और आपको राइट फीडबैक देख पाए कि क्या रिगर चाहिए, किस लेवल तक आपको पहुंचना है, वो सारी चीजें आपको हम बता पाएंगे। दिस इज इट फ्रॉम माई साइड।